collided with the Eurasian plate, the land started to bend because of large forces, resulting in the formation of Himalayas. This process began 50 million years ago and it still continues today. जो भी ये बोल रहा है उसको मैं बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है। पिछले क्लास से थोड़ा रिलेट कर दूँ। इंडियन ज्योग्राफी वापस से शुरू हुआ है, ठीक है, लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग 25 में एग्जाम देंगे, कि साथ साथ पढ़ाते हुए चले। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था कि बिहार को रोक के रखा था, है ना। पहले वर्ल्ड पढ़ा, फिर इंडिया पढ़ा, फिर जा कर के बिहार पढ़ा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो भी आप लोगों का मर्ज वर्ज किया जा रहा है इवनिंग मॉर्निंग, आप लोग का बहुत कुछ छूट जा रहा है ना। फिर नए से शुरुआत, इसलिए हम लोगों ने पिछले क्लास से ही, फर्स्ट क्लास से ही ये डिसाइड कर लिया है कि जब इंडिया पढ़ेंगे तो ही साथ में बिहार पढ़ेंगे, और लास्ट में फिजिकल फीचर और वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है मैप के साथ उसको कवर कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा अच्छे तरीके से, एक नोट्स बन जाएगा, और उसी नोट्स को एग्जाम में जा करके पढ़ना है। जो भी पहले खरीदवाए थे कि हाँ एक एटलस होना चाहिए आपके पास, मैप होना चाहिए, है ना, तो उसको भी रखिएगा। इंडियन ज्योग्राफी शुरू हो रहा है, जितना भी फैक्ट्स वगैरह यहाँ पर रहेगा उससे ज़्यादा कोई भी फैक्ट्स आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो जो भी मैं फैक्ट करवाऊंगी उसको मैं स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके खुद ही बता दूंगी कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिया ये हम लोगों ने देख लिया था क्लास में। तो उसके बाद मैंने कहा कि जब भी हम लोग इंडिया का जो दूसरा चैप्टर है, जब जनरल इन्फॉर्मेशन इंडिया का देख लिए, तो दूसरा सेकेंड चैप्टर है उसमें मैंने कहा कि अब हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीज़न पढ़ेंगे। फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक जो डिवीज़न है उसको पढ़ेंगे। तो उसको कितने भागों में बांटा, तो सबसे पहले मैंने कहा कि माउंटेन पढ़ना है, भारत को, भारत के फिजियोग्राफिक को, स्वरूप को हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हम लोग ये भारत बनाए तो हम लोग भारत को फिजियोग्राफिक डिवीज़न के हिसाब से कुछ इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले भारत में नॉर्थ में यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रेणियाँ, माउंटेन मिलेंगे देखने को, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट तक इस तरीके से विस्तार है। साथ में अन्य पर्वत भी है, अन्य माउंटेन भी है, जो आपको यहाँ पर वेस्टर्न घाट के रूप में, यहाँ पर ईस्टर्न घाट के रूप में देखने को मिलेंगे, है ना। तो भारत में जितना भी माउंटेन है पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो माउंटेन मैंने कहा हिमालय पढ़ाऊंगी, हिमालय, ठीक है, पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन। और दूसरा जो अदर्स माउंटेन है भारत में, जो अदर माउंटेन एंड पिक है, इसको यहीं पर कवर करूंगी। मैंने क्या कहा कि जैसे ही मैं हिमालय बताऊंगी तो मैं यहाँ पे बिहार को भी कवर कर दूंगी, ताकि अलग से आप लोग को बिहार के लिए दोबारा से स्ट्रगल ना कर, एक अच्छा सा आप लोग पे नोट्स तैयार हो जाएगा। तो जब मैं माउंटेन, उसके बाद भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है उसको कहाँ बांटना है, भौगोलिक जो देख सके, भौगोलिक स्वरूप, ठीक है ना, भारत का भौगोलिक स्वरूप, भौगोलिक विस्तार। तो पहले तो आप माउंटेन देखते हैं, नंबर 1 पे माउंटेन दिख जाता है, दूसरे पे माउंटेन से रिवर निकला और पूरा इस तरीके से ये प्लेन का विस्तार कर दिया, पूरा इस तरीके से प्लेन का विस्तार कर दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है ना। तो ये दूसरे नंबर पर है, दूसरा जो फिजियोग्राफिक है, भारत का नॉर्दर्न प्लेन या उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तो हम लोग यहाँ भी दूसरे नंबर पर उत्तर का विशाल मैदान पढ़ लेंगे, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। तो इसको देख लेंगे हम लोग। मैंने कहा था कि ये इसमें भी 2 भाग में आप देख सकते हैं। नदियाँ अगर यहाँ से निकल करके सेडिमेंट ला के बिछा रही है, तो नदियाँ जो है वो पेनिनसुलर इंडिया से भी निकलती है। 2 भागों में पढ़ते ना नदियों को, एक हिमालयन सिस्टम की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो यहाँ से भी नदी निकल रही है। तो यहाँ पर भी क्या है, प्लेन डेवलप कर गया है, जिसको हम लोग कोस्टल प्लेन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन। कोस्ट क्यों, क्योंकि ये समुद्र से लगता है, कोस्ट क्यों, क्योंकि ये समुद्र से लगता है और यहाँ पर प्लेन डेवलप हुआ है, यहाँ पर कोस्टल प्लेन भी कहते हैं। तो एक तो नॉर्दर्न प्लेन है ही, 2 का ए, नॉर्दर्न प्लेन है ही, नॉर्दर्न प्लेन ए का बी जो है, 2 का जो बी है उसमें हम लोग कोस्टल प्लेन की बात कर लेंगे, कोस्टल प्लेन की बात कर लेंगे उसमें,
ठीक है। कोस्टल प्लेन की बात कर लेंगे, तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान। और ये कितने भागों में है? 2 भागों में बटा हुआ है। भारत, अगर ये भारत का नॉर्थ है तो ये भारत का साउथ है, ये भारत का वेस्ट है और ये भारत का ईस्ट है। तो ये जो कोस्टल प्लेन है इधर डेवलप किया हुआ है ना, और ये इधर, तो इसीलिए कोस्टल प्लेन को 2 भागों में बांटते हैं, एक पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से है ये है पश्चिमी तटीय मैदान और ये है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। भर भर के क्वेश्चन सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट से ही आ जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न का WCP लिख देती हूँ और ईस्टर्न को ECP लिख देती हूँ, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो कोस्टल प्लेन भी बटा हुआ है। अब इसमें डाटा भी मैंने बताया था NCERT के हिसाब से। कहाँ से डाटा है? हमेशा ही NCERT के हिसाब से, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट हम लोग क्लेम करेंगे तो हम लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा, और हम लोग का प्रूफ कहाँ से मानेगा? सोर्स से, किसी सोर्स से, किससे? NCERT से। तो हिमालय का विस्तार जो है ना वो भारत के कितने % हिस्से पर है? तो वो भारत के 10.6% हिस्से पर है। तो इसको एक बार लिख लेंगे, 10.6% हिस्से पर है। और टोटल माउंटेन, अदर माउंटेन अगर मिला दे तो 18.5%। कितना % भाग पे है? 18.5। विशाल मैदान का बात कर ले तो ये जो फैलाव है वो भारत की कितनी भूमि पर है? तो 43.2% भाग पर है। कैसे याद रखना है? 4 से 1 कम गया 3 से 1 कम गया 2, ठीक है ना। पॉइंट तो मैनेज कर लेंगे, 4, 3, 2, यही तो लिखा हुआ है ना। 40, ऐसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑलमोस्ट 44% भाग, यही बोलते हैं ना, ऑलमोस्ट 44%। मतलब एग्जैक्ट की बात नहीं हो रही है, यानी उससे थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो कम है, ठीक है ना। 43.2% भाग पर भारत का उत्तर का जो मैदान है, भारत में जो टोटल मैदान है, ये भी और ये भी सब मिला के, जो भारत में जितना भी मैदान है सब मिलाकर कितना % है? 43.2%, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिकॉल हो गया। उसके बाद जो तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है भारत में, तीसरा जो स्वरूप है, ठीक है, वो यहाँ से शुरू होता है। ये पूरा का पूरा ये जो लैंड है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ये पूरा का पूरा यहाँ से जो लैंड है, ये पूरा का पूरा ये हम लोग का प्लेट्यू है, पठार है। ये क्या है? पठार। ये तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है पठार के रूप में, ठीक है, ये पठार के रूप में। और इसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार भी बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार क्यों? क्योंकि भारत के उस हिस्से में है जो प्रायद्वीप कहलाता है। भारत का ये जो 22 डिग्री लैटिट्यूड है शुरू हो जाता है, ठीक है, समुद्र शुरू हो जाता है 22 डिग्री से। तो 22 डिग्री से समुद्र शुरू हो जाता है। इधर है अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर नीचे की ओर। तो जब कोई भी लैंड पार्ट तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो तो उसी लैंड पार्ट को हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पर अरब सागर है भारत के इस ओर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर है। नीचे कौन है? हिंद महासागर है। तो ये जो लैंड पार्ट है इसको हिंदी में हम प्रायद्वीप और इंग्लिश में इसी को कहेंगे पेनिनसुलर। तो जब ये लैंड का बात हो रहा है तो ये प्लेट्यू की बात हो रहा है तो पेनिनसुलर प्लेट्यू हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा ये। तो भारत का ये वाला जो हिस्सा है ना, सबसे बड़ा सबसे पुराना, दोनों में क्वेश्चन पूछेगा ना। सबसे बड़ा हिस्सा 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये, 16 लाख स्क्वायर। सबसे बड़ा हिस्सा कौन है भारत का? तो प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और सबसे पुराना हिस्सा कौन है? तो भी क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। तो गोंडवाना लैंड का जब आज मैं हिमालय बताऊंगी ही तो ऐसे भी कवर हो जाएगा, तो वो वहाँ लिखवा दूंगी मैं। लेकिन ऐसे मान के चलिए तो सबसे पुराना, जो पिछले बार भी बताया था मैंने कि सबसे पुराना जो पठार है वो कौन सा है? पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का ये वाला हिस्सा सबसे पुराना गोंडवाना लैंड का भाग है ये। और सबसे नया जो हिस्सा है, सबसे नया हिस्सा ये बनेगा टर्शियरी एज में। अभी मैंने बताया ना, यहाँ मैं बस करके थोड़ा सा बताती हूँ। मैंने ये बस बताया ना, इमेजिन करने दिखाया आपको कि ये जो प्लेट्यू है ये कभी अफ्रीका से चिपका हुआ था और ये टूट करके, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं इसको, ये टूट करके आगे बढ़ा और यूरेशिया से, यानी यूरोप और एशिया वाला जो बृहद
खंड है उससे जा करके टकराया, कोलाइड किया, है ना, टकराया, और टकराने के बाद वहाँ पर हिमालय बना। यानी ये पहले से था, इसके ऊपर वाला भाग पहले से था, है ना, और टकराने से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो पहले ये होगा, तब हिमालय बना होगा। फिर हिमालय से नदियाँ निकली, नदियाँ साल दर साल क्या कर रही है, सेडिमेंट्स को काट के ला रही है, चट्टानों को अपने साथ काट करके ला रही है और इस एरिया में बिछाती हुई जा रही है, जिससे कि मैदान का निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पुरानी भूमि कौन, तो प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, और सबसे नई भूमि कौन, तो नॉर्दर्न प्लेन। सबसे नई भूमि कौन होगा, नॉर्दर्न प्लेन होगा, ठीक है ना। और उसमें तटवर्ती मैदान शामिल नहीं होगा। तटवर्ती जो पुरानी नदियाँ, सुने, कावेरी को बृहद गंगा बोलते हैं, पुरानी गंगा क्यों बोलते हैं, पहले से बहती हुई आ रही होगी। प्रायद्वीपीय खंड की जो नदियां हैं वो मौसमी नदियां भी कहलाती है, पता है ना, वो पहले से बहती हुई आ रही है। यानी वहाँ से, वहाँ जो प्लेन जो डेवलप हुआ है वो बहुत पहले से, हिमालय के पहले से ही डेवलप हो रहा है। तो इसलिए ये वाला जो खंड है ना, इसको सबसे पुराना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं। उत्तर मैदान है वो सबसे पुराना मैदान है, क्योंकि स्टेटमेंट में तो ये भी रहेगा, मैदान मैदान लिख देगा तभी तो जो बच्चे कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर नहीं है वो 1-2% भी चांस रहता है ना फंसने का, तो ही तो वो फंस पाएंगे, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर, देखिए ज्योग्राफी ऐसा चीज़ है ना कि आपको फैक्ट भी नहीं रटना पड़ेगा। कोई सन स्पी जो भी बोलता है ना, जैसे कि कोई कभी ज्योग्राफी का क्लास कराते रहेंगे तो बोलेगा सब कि मैम वेगनर का थ्योरी कब का था, तो खैर हम लोग तो मेंस भी लिखा हुआ है तो हम लोग बता देंगे 1940, मतलब ऐसे बता देंगे, कुछ भी बता देंगे। या फिर आपको प्लेट टेक्टोनिक प्लेट जो थ्योरी है वो कब आया था, है ना, तो 60 के बाद, 60 के डिकेड में आया था। तो लेकिन ज्योग्राफी में ये नहीं पूछता, ज्योग्राफी में उसको क्या चाहिए, ज्योग्राफी में उसको चाहिए थ्योरीज। ओल्ड वाला भी हो सकता है ना, यानी क्लासिकल उसको बोलते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, जो मॉडर्न थ्योरी है वो भी हो सकता है। वो थ्योरी, वो कॉन्सेप्ट चेक करेगा। अभी का जो करेंट में जो फैक्ट है, करेंट अफेयर से, जैसे कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में मिला, अभी का करंट का फैक्ट है, तो ये कहाँ क्या हो जाएगा, हीरा का बात आगे ज्योग्राफी का बात हो गया ये, तो वहाँ चला जाएगा। लिथियम का भंडार आपको जम्मू कश्मीर के साथ साथ राजस्थान में भी मिला है, तो ये क्या ज्योग्राफी का पार्ट है। अब लिथियम से आप जैसे रेयर मेटल से आपको यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है ना, यूपीपीएससी में भी पूछा था शायद, या पूछेगा, जो भी है पूछेगा ही, जो भी क्वेश्चन। यूपीपीएससी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बिहार से ज्योग्राफी का जो लेवल है वो अच्छा पूछता है, ठीक है। तो हमारे चेयरमैन में भी ये कहा ना कि बिहार का जो स्टेटस था, मतलब बिहार बीपीएससी का, है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो कुछ पीसीएस से हल्का था, और नाम भी दिया उन्होंने, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इस बार का जो एग्ज़ाम होगा ना वो उनके कैटेगरी का होगा, ये कहा उन्होंने, यूपीएससी के तर्ज पर उनके कैटेगरी पर होगा। यानी कि अगर 24 में ये हाल है तो 25 में और भी ज़्यादा चीज़ें जो है वो ढंग से की जाएगी। नहीं तो आपको 67 तक मैं बता दूं, 1 लाइनर पूछता था। जो भी बच्चा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर करके जा रहा है ना और सोच रहा है कि अच्छे से हो जाएगा, क्वेश्चन तो डेफिनेटली बना पाइएगा, 70-75 क्वेश्चन हार्डली। और सिलेक्शन होने के लिए कितना चाहिए, कम से कम 95, कम से कम, इस बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए, क्योंकि ये है ना नेगेटिव मार्किंग है, तो मान के चलिए कि 90 प्लस 95 रहेगा आपका ना, 100 भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या करना, पास करके कुछ डिग्री थोड़ी लाना है, पीटी है ये, मेंस से सारा कुछ डिसाइड होगा। तो पढ़िए ऐसा कि पास कर सके, ठीक है। और हमेशा किसी भी इशू को, जैसे मैं हिमालय भी पढ़ाऊंगी, तो अगर वहाँ पर कोई मटेरियल मेटल इस तरीके से निकला, लिंक करके पढ़िए करेंट अफेयर से। 4 ऑप्शन बना करके देगा और स्टेटमेंट वाइज बना करके देगा, जिसमें से 2 उसका थ्योरी पार्ट का रहेगा और 2 जो भी आया है, ठीक है ना, जो भी कुछ उसमें करंट अफेयर में न्यूज़ आया है उसको। जैसे कि करेवा बड़ा न्यूज़ में, करेवा से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। हिमालय की नदियाँ जब काट करके झील बनाती है, जो मिट्टी, जो सेडिमेंट लेकर के आती है, उसी को करेवा बोलते हैं। माउंटेन जो जम्मू कश्मीर में, और करेवा में क्या होता है, केसर सेफ्रॉन की खेती होती है ना। तो करेवा आप देखिएगा 3-4 बीपीएससी में डायरेक्ट खाली करेवा पूछ देता है, करेवा सॉइल। बिहार में उसी तरीके से जो माउंटेन की जो हिल, मतलब फुट हिल पे होता है, उसको पिडमॉन्ट सॉइल बोलते हैं, ठीक है ना, पर्वत पादीय मिट्टी। तो बिहार में कहाँ मिलेगा, तो बिहार में हिमालय का एक ही सोर्स है, वेस्ट चंपारण, और कोई ज़िला में है ही नहीं। वेस्ट चंपारण में हिमालय का जो अभी मैं बताऊंगी, शिवालिक हिमालय, जो सबसे छोटा हिमालय है, उसके कुछ पार्ट पाए जाते हैं पश्चिमी चंपारण में। तो जहाँ माउंटेन होगा वहीं तो माउंटेन पिड होगा ना,
पर्वत पर ये मिट्टी वहीं पर होगा। तो कभी भी ना रटना नहीं है, एक बार समझ लीजिए, स्टेटमेंट देखिए और खुद बनाइए, ठीक है। इससे आप लोग का, क्योंकि बिहार ऐसे भी तो हिस्ट्री, करेंट अफेयर सब में तो रट ही रहे ना, तो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो 10-12 नंबर पूछ भी रहा है ना, और हम लोग को उसके लिए ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े, तो उसके लिए क्या, एकदम फोकस 2 घंटा एकदम फोकस होकर सुनिए। और क्वेश्चन आप मान के चलिए ना कि जो भी, जैसे 10 नंबर का मैंने कहा ना, 3 नंबर कम से कम, 2 से 3 नंबर, जो भी पिछला क्लास हुआ है ना, शुरू से शुरू हो रहा है। अब तो आप लोग को फिर से देख रहे हैं कि शुरू से शुरू करना पड़ रहा है, क्योंकि मर्ज कर दिया गया इवनिंग बैच के साथ। तो 3 नंबर समझिए कि यहीं से आएगा। किसी भी एग्जाम, जैसे 10 नंबर का अगर आता है, 10 नंबर का, तो 10 में से 3 नंबर, तो परसेंटेज आप लोग खुद निकाल लीजिए, 10 को 100 मान करके, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा जो हो गया वो है आपको प्लेट्यू वाला क्षेत्र हो गया। तो प्लेट्यू पढ़ेंगे हम लोग पूरा का पूरा। तो प्लेट्यू को भी जो पढ़ा है वो तो जानता है, प्लेट्यू जो है मिनरल्स के लिए और संपदाएं के लिए फेमस है। तो प्लेट्यू में भी क्या है, बहुत सारा प्लेट्यू है। जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ बोला सेंट्रल अपलिफ्ट प्लेट्यू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, भारत की मध्यवर्ती भूमि। इसी में क्या हो जाएगा, रीजन वाइज से ये हो जाएगा मेवाड़ का पठार। इसी में 3 रीजन हो जाएगा, है ना, मेवाड़ का पठार, बीच वाला मालवा का पठार, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड का पठार, है ना। तो सेंट्रल अपलिफ्ट जो केंद्रीय उच्च भूमि है, उसमें 3 भाग, राजस्थान वाले को हम लोग मेवाड़ का पठार बोलते हैं, बीच वाला जो है उसको मालवा प्लेट्यू बोलते हैं, और एमपी और उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है उसको बुंदेलखंड का पठार बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बुंदेलखंड के बाद छत्तीसगढ़ वाला एरिया बघेलखंड का पठार कहलाएगा, बघेलखंड। उसी के बघेलखंड के नीचे ही छत्तीसगढ़ में ही जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बस्तर का पठार या छत्तीसगढ़ का पठार, बस्तर का पठार, जहाँ बारिश नहीं होती है, जहाँ के लोग चूहा खा के रहने पे बहुत बड़ा यहाँ पे यही है, सूखा वाला क्षेत्र है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्री भी बना है, मतलब वहाँ के लोग जो हैं वो चूहा हुआ पकड़ के खाते हैं, भूखमरी इस लेवल पे है। भारत एग्रीकल्चर वाला देश है ना, कुछ लोग जब कुछ नहीं करता है तो खेती करता है, और खेती के लिए अगर मौसम वहाँ के लिए जब मौसम सही नहीं है तो फिर वो भूखमरी आएगा ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए तो क्वेश्चन भी पूछा ना यूपीएससी में लिखने के लिए कि महाराष्ट्र का किसान सुसाइड क्यों कर रहा है। तो आपको क्या जानना होगा, महाराष्ट्र का जलवायु जानना होगा, जहाँ पर जिस एरिया का किसान जो है वो खेती ये सुसाइड करने पर मजबूर है। क्वेश्चन पूछा था ना मैंने पिछले बार आपको, एक इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन पूछा था, बनाया था यहाँ से, कि क्यों भारत के कोस्टल रीजन में धान की खेती होती है। देखते भारत का जो कोस्टल वाला रीजन है कुछ भी फॉर्म में खाए, चावल खाता है ना, कहीं पर बिरयानी चल रहा है, कहीं पे डोसा या इडली, लेकिन उसमें सोर्स क्या है, राइस, यानी राइस का खेती होता होगा। उसी तरीके से पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र जो है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर गेहूँ की खेती होती है। तो इसमें क्या कारण है, इसमें मेन कारण यही है ना कि वहाँ पे वहाँ का क्लाइमेटिक जोन वैसा है ना। जैसे टेम्परेचर चाहिए गेहूं को, पानी की उपलब्धता चाहिए गेहूं को, तो कोस्टल रीजन में बरसात भी होती है, रिवर सिस्टम, रिवर के कारण वहाँ पे अलूवियल सॉइल, फर्टाइल लैंड भी है ना। धान की खेती में तो पानी ही चाहिए ना, दलदली क्षेत्र पानी चाहिए, और टेम्परेचर गर्म होना चाहिए, गर्म, तो उससे धान की खेती हो जाएगी। उसी तरीके से गेहूँ क्यों नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर गेहूँ के लायक नहीं है। इसलिए देखिएगा 23.5 डिग्री, यानी कि पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र जो है, जहाँ पर सॉइल भी है, फर्टाइल सॉइल भी है, टेम्परेचर भी है, और पानी की उपलब्धता ज़्यादा गेहूं को चाहिए नहीं, इरिगेशन से भी हो जाता है, केनालों की मदद से इरिगेशन करता है ना, और वहाँ पर गेहूं हो जाता है। तो इसमें क्या जलवायु प्रधानता की बात हो रही है, तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा था ना मैंने कि भारत का कौन सा हिस्सा है जो, जैसे वो भारत दिखाई दे रहा है, तो भारत का नॉर्दर्न हिस्सा कैसे बांटते हैं भारत को, बीचों बीच 23.5 डिग्री, बीचों बीच कर्क रेखा भारत को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। अब आपको दो एरिया दिख रहा है ना, इसके ऊपर वाला इस पूरे रीजन को कहते हैं नॉर्दर्न इंडिया, और इससे नीचे वाले ये पूरे हिस्से को कहते हैं सदर्न इंडिया। तो मैंने पूछा ये था कि भारत को अगर देखिए, भारत को गौर से देखिए और बताइए कि भारत का नॉर्दर्न हिस्सा ज़्यादा बड़ा है कि सदर्न, दक्षिणी हिस्सा, कौन सा है बताइए, सदर्न हिस्सा। और कोई, नॉर्दर्न हिस्सा। भारत को बीचों बीच बांटा गया है ना, बीचों बीच बांटा गया है, तो जब ये क्वेश्चन में ही आंसर है, बीचों बीच का मतलब होता है आधा आधा, बीचों बीच का मतलब इसको बीचों बीच तोड़िए तो मतलब आधा आधा तोड़ो,
क्वेश्चन में आंसर बराबर है दोनों, बीचों बीच बांटा गया है ना, तो बीचों बीच का मतलब ही होता है आधा आधा। क्वेश्चन पूछता ना कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो आंसर कर्क रेखा। कर्क के ऊपर नॉर्दर्न इंडिया, कर्क के नीचे सदर्न इंडिया। स्टेट के हिसाब से अगर पूछे तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपर नॉर्दर्न इंडिया और मध्य प्रदेश के नीचे सदर्न इंडिया। पर्वतों के हिसाब से पूछे तो विंध्य माउंटेन, विंध्य माउंटेन, विंध्याचल, विंध्य माउंटेन का जो निचला एरिया है ना उसी को कहते हैं विंध्याचल, ठीक है, जो मंदिर वंदिर है तो वो अलग से बता दें। इसी में इस बार इसी तरीके से सोचे हैं कि आप लोग का बहुत ज़्यादा मर्ज हो रहा है, जब हम लोग फ्लो में आ रहे हैं तो मर्ज हो जा रहा है, तो इस बार डिज़ाइन भी वैसे ही कर दिए क्योंकि यूनिक थोड़ा सा कि सप्ताह में एक दिन भी हो रहा है और हम लोगों को 25 के पहले, बहुत पहले, पहले नहीं बहुत पहले, इतना पहले कि आप लोग दोबारा से रिवीजन कर सके। तो इस बार इसी तरीके से करना है कि जो हिस्सा मैंने बिहार के लिए, जैसे विंध्याचल वगैरह बिहार के लिए मैंने छोड़ दिया था कि जब बिहार आएंगे तो फिर तो विंध्य रेंज बताना है, विंध्याचल बताना है, फिर मिनरल्स वगैरह, तो अब उसको साथ ही साथ कवर कर देंगे, ठीक है। तो बीचों बीच यानी विंध्य माउंटेन रेंज जो है उसके ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न इंडिया, और नीचे वाले को कहते हैं सदर्न इंडिया। तो इस तरीके से आप बांट सकते हैं, ठीक है। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा निकलती है, तो नदियों के हिसाब से देखिएगा तो नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा के ऊपर कर दीजिए नॉर्दर्न इंडिया और साउथ में कर दीजिए सदर्न इंडिया। तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग का ही खेल है, ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है। तो ये है तीसरा जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो सबसे बड़ा पार्ट है, उसका क्या नाम है, पठार, प्रायद्वीपीय पठार भी बोलते हैं, और गोंडवाना लैंड का भाग है, सबसे पुराना भाग है, ठीक है। उसके बाद चौथा लैंड पे हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पिछले क्लास में द्वीप हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। तो जो चौथा पार्ट है वो द्वीप है, तो द्वीप भारत में भी इधर एक यहाँ पर लक्षद्वीप है, ठीक है, और यहाँ पर है अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या क्या पिछले क्लास में, एक हम लोगों ने पढ़ा था तटवर्ती मैदान और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था द्वीप। अब हम लोग के पास ये बड़ा सा 3 पढ़ने को बचता है, एक है माउंटेन, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान जिसमें सॉइल वगैरह भी बता देंगे, और तीसरा है पठार। तो इस बार पठार को साथ में बता देंगे, बिहार को कनेक्ट करते हुए मिनरल्स भी साथ में लिखवाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, तो शुरू किए हैं माउंटेन से, और माउंटेन में मैंने आप लोगों को बताया है हिमालय। ये क्या है जी, ओरिजिनल भी देख लीजिए आप लोग। स्टेट आ गया, फिजियोग्राफिक देखना है मुझे, स्टेट वगैरह देख लीजिएगा, ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, ये सब मैंने बता दिया है क्लास में पहले ही, जो आप लोग पढ़े थे कि 7 जो है वो हमारा जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, ठीक है, और नीचे इधर श्रीलंका दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है श्रीलंका, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है वो लैंड से सटा हुआ है, और नीचे वाला जो है 7 वो वाटर से सटा हुआ है। कोड भी बताया, आई एम द श्री पंडित बिरजू महाराज, सभी का कोड बता दिया था। और सभी में मैंने ये बोला था कि 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो बांग्लादेश और दूसरा म्यांमार। तो पिछले बार का बीपीएससी बांग्लादेश से सटा हुआ क्वेश्चन पूछा था कि बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य सटते हैं। इस बार म्यांमार पूछेगा, इसलिए पूछेगा कि म्यांमार से आप देख लीजिए कौन कौन सा राज्य सटता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है ना, मणिपुर नीचे की ओर, और यहाँ पे है, यहाँ पर क्या है, मिजोरम, तो अंदर की ओर है, हम आसाम से नीचे। कोड बताए थे ना, कोड याद रखिए, बहुत दिक्कत होता है तो कोड याद रखिए। मैंने क्या बोला था, म्यांमार को एक वर्ड है म्यांमार मतलब मैन मतलब ह्यूमन, मार मतलब मार देना, ऐसा मैन जो मर गया हो, ऐसा लगता है सुन के। तो इस म्यांमार का कोड मैंने बनाया ANM स्क्वायर। ANM क्या है, नर्सों को कराया जाने वाला कोर्स है, नर्सों को कराया जाने वाला कोर्स है, ठीक। अगर मुझे ये वाला हिस्सा भारत का याद नहीं है,
वैसे तो हम लोगों को ये वाला हाथ वाला हिस्सा याद रखना है, ये जो हाथ वाला हिस्सा है इसको याद रखना है। ये जो है ये पूरा का पूरा इसी को कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा हिस्सा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे जाइएगा तो कौन सा मिलेगा? नागालैंड। उससे जस्ट नीचे जाइएगा तो क्या मिलेगा? मणिपुर। और उससे जस्ट नीचे जाइएगा तो क्या मिलेगा? मिजोरम। मिजोरम है, ठीक है। तो मैंने एक बोला था आप लोगों को याद रखने के लिए कि कैसे याद, मतलब थोड़ा फनी ट्रिक से अगर याद रखें, क्योंकि ना हम लोग को नॉर्थ ईस्ट का चीज़ याद नहीं रखता। तो अरुणाचल प्रदेश तो याद रहेगा, क्यों? क्योंकि मैंने भारत का पूर्वी पश्चिमी गेट बताया था। तो भारत का जो सबसे ईस्टर्न हिस्सा है, भारत का नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ मैंने जब लिखवाया था, जो सबसे ईस्टर्न पॉइंट था वो अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश का किबिथु, जिला बलांगू बताया था, गांव का नाम, जिला का नाम। तो जब ईस्टर्न आंध्र प्रदेश याद रहेगा, उसके बाद नाग के पास क्या रहता है? मणि। नाग के पास क्या रहता है? मणि। अब मीजो का मतलब होता है पूंछ, सबसे नीचे पूंछ। तो ये मैंने थोड़ा सा फनी ट्रिक से भी बताने का कोशिश किया था। तो या तो वो याद रखिए, या तो वो याद रखिए, या तो ये याद रखिए। तो यहाँ पर जो आएगा असम, यहाँ पर जो आएगा अरुणाचल प्रदेश आएगा। म्यांमार चूंकि बाहर की ओर है, तो यहाँ पर जो आएगा वो एन से स्टेट है, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। नागालैंड। यहाँ एम से 2 है, एम से 2 है तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो नाग के पास ही, जहाँ जहाँ नागालैंड, नाग के पास ही क्या होगा? मनीलैंड, मणिपुर, है ना। और मिजो का मतलब ही क्या होता है? पूछ। 10 बार बोल देंगे कि पूछ होता है, तो हो चाहे ना हो याद रह जाएगा। हम लोग को मतलब है सिर्फ और सिर्फ याद करने से हो जाएगा। नहीं आता? तो पिछले बार बांग्लादेश से पूछा था, इस बार एकदम पूछेगा म्यांमार से। क्यों पूछेगा? कारण है मणिपुर चर्चा में है, दोबारा से फिर मणिपुर में, मणिपुर चर्चा, मिजोरम चर्चा में है। मिजोरम के जो सीएम है चल गए थे यूएसए, हाँ, जाके अलग से मिजोरम का मांग कर रहे हैं, अलग देश बनाने का। चर्चा में हुआ ना, तो कोई भी क्वेश्चन वहीं से पूछता है जो चर्चा में। इसीलिए मणिपुर का जितना भी नदी है, जितना भी पहाड़ पर्वत जो भी है, वो सब याद रखिएगा। कोई ट्राइबल कम्युनिटी है तो ये याद रखिएगा। मिजोरम चर्चा में है, मिजोरम को याद रख लीजिए। क्यों क्यों किस लिए फेमस है? एक बार गूगल पे मिजोरम या मणिपुर टाइप करिएगा ना, तो उसका जितना भी स्पेशल, पहले एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछ के विद ऑप्शन देगा ना, 4 ऑप्शन के साथ, तो उसमें दिमाग चलता है। दोनों होता है, कम पढ़िएगा तो दिमाग नहीं चलेगा, दोनों होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज हो जाइएगा लास्ट में। तो अगर ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, पहला बार मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सिर्फ जो टीचर गाइड किया है उसके हिसाब से जाइए और पास होके आइए। मैंने शुरू में ही कहा ना, बहुत नंबर लाने का ज़रूरत नहीं है कि 110 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, 120 नंबर के लिए, पीटी वाला नंबर तो काउंट होगा ही नहीं। तो जिस हिसाब से भी आप लोग, क्योंकि कुछ बच्चे एकदम फ्रेशर्स हैं, तो जिस हिसाब से आप लोग हैं, ठीक है, उस हिसाब से अगर बहुत पढ़ चुके हैं, जैसे कि कुछ लोग जैसे पढ़ चुके हैं, तो वो अब सर रिसर्च कीजिए कि हमको और ज़्यादा मार्क्स कहाँ से आए। क्योंकि जैसे आप हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप हैं, आपको कोई भी एग्जाम में बिठा दिया जाएगा, जैसे 95 पे कट ऑफ जा रहा है, 90 आप लाइएगा, श्योर लाइएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करें, इतना दिन से उसको पढ़ रहे हैं ना, तो अब हम लोग को 10 नंबर 5 नंबर के लिए क्या करना है, जो करेंट अफेयर है उसको देखना है, ठीक है, और अपने आप पे विश्वास रखना है कि हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। मतलब जो बच्चा लोग अब जा करके करेगा, उसको हमको पहले से आता है, तो हम उसको करके क्या करेंगे, हम कुछ अलग से अपने आप में ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। खैर, ये आप लोग फिजियोग्राफिक में आप लोगों के लिए ढूंढ रही थी। फिजियोग्राफी का मैप ढूंढ रही थी आप लोगों के लिए, फिजिकल मैप। अच्छा, जिसका एग्जाम है वो अलग से भी बता सकते हैं क्लास के बाद कि आप लोग को कुछ और करवाना होगा तो, क्योंकि जिसका एग्जाम स्पेशल है, अगला बुधवार को 2 बुधवार या 3 बुधवार उसी के लिए क्लास हो जाएगा, क्योंकि फ्रेशर का तो क्लास चलते रहेगा। ये भी तो पता चले कि आप लोग को क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो आप जिसको भी एग्जाम देना है उसके लिए ये बात है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अलग से बता सकते हैं कि क्या पूछना है। छोटा में बन गया, देखिए इसी तरीके से बनाया था ना मैंने,
ये है ऊपर वाला हिस्सा ब्लू वाला, ये क्या है माउंटेन वाला पार्ट है। उसके नीचे ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वो उसी को नॉर्दर्न प्लेन। तो ये वाला पूरा हिस्सा, ये भी पूरा क्या है नॉर्दर्न प्लेन। डेक्कन प्लेट्यू के नाम से यहाँ पर प्लेट्यू बनाया है, दक्कन का पठार सबसे बड़ा हिस्सा है ये, यही है हाँ ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये, ठीक है। उसके अलावा भी आपको यहाँ पर कुछ प्लेट्यू जो पहाड़ है, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट। यहाँ जो ग्रीन से जो शो कर रहा है ना, ग्रीन से, वो आपको कोस्टल प्लेन के लिए शो कर रहा है, जो ग्रीन बना दिया वो कोस्टल प्लेन है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है थार डिजर्ट, इंडियन डिजर्ट है, ये रेगिस्तान है भारत के अरावली के पिछले हिस्से में। पूछेगा अरावली के किस हिस्से में, तो वेस्टर्न पार्ट में। ईस्टर्न पार्ट में बारिश होती है, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट ये पूरा डिजर्ट वाला इलाका है। और ये भी कहीं ना कहीं पार्ट क्या है, बचपन में ना जब 6 या 7 में क्लास में ये जो चैप्टर था फिजियोग्राफिक डिवीजन, तो हम लोग 5 पढ़ते थे, 5 इसको अलग से पढ़ाया था क्योंकि बच्चों को समझाना होता है। लेकिन ये रेगिस्तान भी किसका पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है। उसी तरीके से यहाँ पर वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट बनाने की कोशिश किया है, यहाँ पे दिखाया है। घाट का मतलब ही होता है माउंटेन, ठीक है, मराठी में घाट बोलते हैं। तो ये वेस्ट की ओर है तो वेस्टर्न घाट, ईस्ट की ओर है तो ईस्टर्न घाट। यहाँ पे 2 द्वीप है, एक तरफ लक्षद्वीप, दूसरा तरफ बे ऑफ बंगाल। तो द्वीप की संख्या कितनी है, 247। द्वीप से क्वेश्चन रहेगा, मैंने कहा ना 3-4 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, तो द्वीप से तो रहेगा। तो मैंने अलग अलग लिखवाया था कि टोटल नंबर ऑफ आइलैंड भारत के पास 247 है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार जो है वहाँ पर 203 है। अलग से निकोबार पूछेगा तो 19 बता दीजिएगा। और लक्षद्वीप के पास नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं, 36 है, 36 है, ठीक है। अब शुरू करते हैं हिमालय। ये देखिए क्या हुआ है ना, यहाँ पर ईस्टर्न माउंटेन था, यहाँ पे माउंटेन था, लेकिन भारत का यहाँ जो स्लोप जो है ना, स्लोप, उसके कारण जितनी भी नदियाँ, ये जो प्लेट्यू है ना, प्लेट्यू से आकर के यहाँ पर गिरती कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, तो इसकी ऊंचाई कम हो गई है। तो जिसकी भी जो गहरा कलर का मतलब है उसका ऊंचाई ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है। इसको तो ब्लू बना दिया, इसको ये ब्राउनिश यहाँ बनाना चाहिए था, है ना। फिजिकल जो मैप होता है ना उसमें कलर डिफाइन होता है। नदियों के लिए ब्लू कलर, ऊंचाई के लिए ब्राउन, जितना ऊंचा जाएगा डार्क ब्राउन, और जितना जो कम ऊंचाई होते जाएगा उसके लिए लाइट ब्राउन, लाइटर शेड हो जाता है, ठीक है। रेगिस्तान के लिए येलो और प्लेन के लिए ग्रीन, प्लेन के लिए ग्रीन। और वाटर जहाँ जहाँ दिखाना होगा ना वहाँ वहाँ ये ब्लू का प्रयोग करेगा। तो ये कुछ कलर है, लेकिन ये अपने हिसाब से कलर डाला है, ठीक है। तो ये जो भी नदियाँ आती है ना यहाँ से गिरती है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है ना, ये जो है ना एक तरीके से ये माउंटेन कट करके एक तरीके से प्लेन में डेवलप हो गया है। पूछेगा ना भारत का कौन सा हिस्सा, कौन सा घाट ज़्यादा चौड़ा है, तो वेस्टर्न घाट पतला है और ईस्टर्न घाट चौड़ा है। क्यों चौड़ा है, भारत का शेप, ये भारत, अगर ये भारत ना, मैं इस हाथ से बना रही हूँ, पानी को कैसे भी गिराएंगे ना, जब पानी को यहाँ से गिरा देंगे तो ये ऊंचाई से ये नीचे ही गिरेगा, देखिए ऊंचाई न, क्यों ग्रेविटी नीचे की ओर ही जाएगा पानी, ठीक है। तो वे कहीं से भी निकलता है ना उसको डायरेक्शन मिलता है, उधर की ओर बह जाता है। तो ड्यू टू ईस्टर्न स्लोप, ईस्टर्न ढलान, पूर्वी ढलान के कारण जितनी भी नदियां हैं पर्वतों से उतरेगी और इस ओर बहेगी। इसलिए आप देखिएगा नर्मदा ताप्ती को छोड़ करके बड़ी नदियों में प्रायद्वीपीय भारत की जितनी नदियां हैं उस सभी का मुहाना कहाँ होगा, बे ऑफ बंगाल। एक स्टेटमेंट इसी तरह इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। एक महानदी, कृष्णा, कावेरी, है ना, गोदावरी, जितनी भी नदियां हैं ना वो सब कहाँ जा रही है, बे ऑफ बंगाल में। जितनी भी बड़ी नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में जा रही है। और प्लेट देखिए, एक और बात बताते हैं, जब यहाँ से जहाँ ज़्यादा सेडिमेंट अपने साथ काट के लाएगी, ये है ना कमज़ोर हो गया है, दिख रहा है ऊंचाई कम हो गया है, तो यहाँ पर घाट चौड़ा हो जाएगा, जो प्लेन का एरिया है वो चौड़ा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे तो यहाँ पे देख रहे हैं एक लाइन में ब्लैक से बना दिया है, यहाँ पे चौड़ा नहीं होगा, एकदम पतला दिख रहा है, नैरोइश है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी नदियाँ जो वेस्टर्न घाट के इस ओर से निकलती है ना वही जो क्या होता है इधर साइड जाके गिरेगी। जैसे कि यहाँ, जैसे कि गोवा से मांडवी, ठीक है ना, जो छोटी छोटी एकदम छोटी छोटी यहाँ से जो निकलेगी ना वो इधर आके गिरेगी, इधर। नहीं तो बड़ी नदियाँ में बस 2, एक कौन है नर्मदा और दूसरा कौन है ताप्ती। और क्यों, क्योंकि इसके नर्मदा है ना महादेव,
उसका जो लोकेशन ऐसे हो गया है, तो ऐसे होने के बाद यहाँ यानी ऊंचा क्षेत्र हो गया महादेव की वजह से, तो ये इसके लिए भ्रंश घाटी है, यहाँ पे ये कहीं और जा ही नहीं सकती, इसको यही रूट ही मिला है गिरने के लिए, क्योंकि इधर माउंटेन है आपको विंध्य माउंटेन, इधर माउंटेन है सतपुड़ा, और यहाँ पे हो गया है महादेव, ऐसे घेर लिया है, नहीं तो ये भी चल जाता है इधर। ये क्या किया, इसको जाने का रास्ता ही मिला है कि तुम इधर से जाओ, तो चली जाती है इधर से। अदरवाइज जितनी भी नदियाँ हैं सब इधर से निकलेगी, इधर जाके गिर जाएगी। उसी तरीके से यहाँ से निकलेगी, इधर आकर के गिर जाएगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ आकर के गिर जाएगी, क्योंकि ये जो स्लोप कैसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ठीक, यही कारण है। आ जाते हैं हिमालय पे, वापस आ जाते हैं हम लोग हिमालय पे, ठीक है ना, ये वाला समझ गए। हिमालय पे आते हैं, शुरू करते हैं हिमालय, जो चीज़ बताया, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, हिमालय। हिमालय जो है वो भारत के कितने परसेंट, 10.6% भाग पर फैला हुआ है, ठीक है। एकदम पहले मैं क्या कर रही हूँ, जनरल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, जनरल इंफॉर्मेशन, हाँ, सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी, इसको धीरे धीरे लेवल को अप कर देंगे, ठीक है। भारत की ये वाला जब हिस्सा आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको 3 फॉर्म, मतलब तीन इसमें बना है, इस तरीके से आपको माउंटेन दिखाई देगा, इस तरीके से, ठीक है, 3 फॉर्म में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से। अब इसी को हम लोग ऐसे बना लेते हैं, साइड में ऐसे बना देते हैं। ये हिमालय माउंटेन है, 3 भाग में बटा हुआ है। सबसे ऊपर का जो हिमालय है ना, फर्स्ट नंबर वाला, इसको हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, हिमालय या ग्रेट हिमालय, सबसे ऊपर है इसलिए ग्रेट हिमालय, ठीक है। ये नंबर 1 हो गया। ये जो दूसरे नंबर पर है ना, इसी को हम लोग कहते हैं हिमाचल हिमालय, इसको हम लोग कहते हैं हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय, हिमालय। मध्य हिमालय भी यही और लघु हिमालय भी यही, इसी का 3 नाम है, ठीक है। बीच में होने के कारण इसको मिडिल हिमालय बोलते हैं, मिडिल हिमालय है ये। लघु हिमालय को बोलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका विस्तार है। लेजर हिमालय, लघु हिमालय भी यही, और यहाँ पर क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश वाला, इसलिए हिमाचल हिमालय भी इसे बोलते हैं। ये क्या है, सेकेंड नंबर वाला है, सेकेंड नंबर। और ये जो तीसरा नंबर है ना, तीसरा, वही है शिवालिक, उसी को हम लोग कहते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। सबसे निचला वाला हिमालय जो है वो शिवालिक है, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। तो ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला, इसको कहते हैं इनर हिमालय। इसका नाम क्या है, इनर, जो ओरिजिनल नाम है फिजियोग्राफी के, आंतरिक हिमालय। पहला वाला का नाम क्या है, आंतरिक, आंतरिक हिमालय नाम है इसका, ठीक है। तो मध्य लिख ही दिया, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, या लघु हिमालय। और शिवालिक का जो नाम है ना, वो आउटर हिमालय नाम है, आउटर। अभी प्रोसेस बताएंगे कैसे बना है, तो अपने आप ये नाम क्लियर हो जाएगा। ऐसे अभी हिंदी लिख देते हैं, बाह्य, बाह्य हिमालय, हिमालय। अभी प्रोसेस बताएंगे थोड़ा सा, नामों के हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वैदिक नेम ऑफ हिमालय, वैदिक नेम ऑफ हिमालय। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है भारत में जो पाई जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन जब तक अंग्रेज नहीं आया था तब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन को कोई जान ही नहीं पाया था, धीरे धीरे खोज हुआ। हम लोग यही मान के चलते थे हम लोग आर्यंस की उत्पत्ति हैं, आर्यों के वंशज हैं हम लोग, ठीक है। और भारत के लिए जो सबसे पुरानी सभ्यता आर्यन जो कल्चर था, वैदिक कल्चर था, वो था। और वैदिक कल्चर, वैदिक के लिए एक लैंग्वेज है संस्कृत, उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अभी भी क्लासिकल लैंग्वेज से क्वेश्चन इस बार आएगा, याद रखिएगा। संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज है ना, लेकिन सबसे पहला क्लासिकल लैंग्वेज तमिल है। भारत सरकार
1500 से लेकर 2000 वर्ष पुराना अगर कोई ऐसा लैंग्वेज है जिसको अभी भी बोला जा रहा है, उसको क्लासिकल लैंग्वेज में रखती है, ठीक है। तो भारत के कितने लैंग्वेज को शुरू में 6 था जिसको क्लासिकल लैंग्वेज में रखा गया था, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे 6, और इस साल 6 लैंग्वेज था पहले, और ये क्या है क्लासिकल लैंग्वेज, और अभी क्या है और कितने लैंग्वेज को 5, और 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। कौन कौन है वो? संस्कृत, पाली, प्राकृत और बोलिए नहीं, अब पूछेगा ना भारत में सांस्कृतिक भाषा कितना है, ठीक है, कल्चरल लैंग्वेज कितना है, तो पूरा जोड़ के बोलेंगे सांस्कृतिक भाषा कितना है, तो पहले 6 था और अभी 5 है, तो बोलेंगे 11। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन क्यों बनेगा, क्योंकि करंट अफेयर है, ठीक। अब कोई बच्चा है कि करंट अफेयर नहीं पढ़ के जाता तो 6 ही लगाएगा ना, ऑप्शन में तो पहला ही ऑप्शन देगा 6 देगा, फिर 5 देगा, फिर 11 देगा, फिर 12 देगा, ऐसे दे दिया, ठीक है। बोलेगा कि भारत में सांस्कृतिक भाषा कितना है, ठीक है, जो नहीं पढ़ के गया है वो 6, जो पढ़ के गया है लेकिन ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, जैसे क्वेश्चन पूछे ना कि 5 करेंगे कि 11, ये क्या होता है ज़्यादा, मतलब अपने हिसाब से, क्योंकि सही बात है, क्या बोले हम, फ्रेशर रहेगा तो ये सब प्रॉब्लम रहेगा, इसीलिए आप लोग का ना 5-6 नंबर कम रहता है, किससे, जो पहले से एग्जाम दे देता है, जो प्रैक्टिस में है। इसीलिए जो नए बच्चे हैं ना उसको टेस्ट देना चाहिए, पुराना वाला को इतना कम समय में टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे काम करे, कमांड करे, करंट अफेयर पढ़े, बिहार पढ़े, 10 बार उसी को पढ़ ले जो पढ़ चुका है ना, उसको टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर 150 क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली वो एकदम कूल काम होकर के कर ले जाएगा। अब नया बच्चा सोचेगा कि 5 लगाए कि 11 लगाए, पूछ क्या रहा है ये, उसी में कुछ बच्चा जो है 5 लगा के चला आएगा, ऐसे तो छटाई होगा ना कि कौन ऑफिसर बनने के लायक है और कौन नहीं है, किसको अभी और ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है। तो उसी तरीके से प्रीलिम्स क्या है, प्रीलिम्स बस छांटना है, लोगों को छांटना, और एक जो समझदार वर्ग है उसको मेंस की ओर आगे बढ़ा देना। अब उसमें से भी जब सब लोग एक पैरामीटर पे खड़े होगा कि ठीक है तुम लोग तो समझदार तो हो, अब मेहनत कर लो, जो जितना मेहनत करेगा वो ऑफिसर बन जाएगा, फिर मेहनत पे आ जाता है बात मेंस में। अब देखिएगा कि बहुत शार्प माइंड के होंगे उनका मेंस नहीं निकल रहा है, और जो लेबोरियस होंगे उसका निकल रहा है, क्योंकि वहाँ पे सामने से इंटरव्यू थोड़ी ले रहा है कि बताएगा कि कौन तेज है कौन नहीं, पेपर में क्या लिखा हुआ है, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना, शुद्ध होना चाहिए, वर्तनी जो है आपका हिंदी इंग्लिश किस में भी लिख रहे हैं शुद्ध होना चाहिए, मैप का यूज़ कीजिए, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना उसको तोड़ के, मतलब एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन रहता है, उसको तोड़ करके और सभी जो क्वेश्चन जो डिमांड करा सभी पे आंसर लिखिए, 5-5 लाइन भी लिखिएगा तो आंसर बन जाएगा, और खुद से लिखिए, कौन से पढ़े हुए ना। अब कुछ पूछेगा कल्चरल लैंग्वेज पे, कल्चरल भाषा पे आप क्या समझते हैं, तो अब हम मेरे ऊपर है कि हम क्या समझते हैं उस पर, पढ़ के तो सब लोग गया है, और कोई बोलता है कि इसी बुक से छाप दिए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा बोलता है ना कि जो कैंडिडेट है उसको अपने स्वयं के शब्दों में उत्तर दीजिए, चेक करता है कि आपको क्या आता है, और जब हम अपने हिसाब, जैसे कि अभी मेरे पास बुक नहीं है ना, अभी जितना कुछ हम बता रहे हैं कितने ही बुक को पढ़ने के बाद वो मिक्स होकर के आपके तक जा रहा है, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट, अब इसको सुन के जितना भी यहाँ पे इतना सारा बच्चा है जितना भी है ना, उसका एक अपना कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, और जब किताब पढ़िएगा तो इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ने में बहुत, मतलब 10 पेज 20 पेज का होगा, ठीक है, जो आप 1 घंटा 1.5 घंटा में निपटा रहे हैं 10-20 पेज का होगा, और जो बात है ना ये इतना ही निकल के आएगा, बस वो क्या होगा, एक बार आप खुद से रीडिंग डाल रहे हैं, ये क्या दूसरा पढ़ा रहा है कोई, तो पहले अच्छे से सुन लो, उसके बाद खुद से एक बार स्टडी कर लो, जाके मेंस में लिख देना है, ठीक है, अगली बार देना है ना आपको 25 में भी नहीं, दिल्ली दूर, हाँ एक ही बार ऐसा तैयारी कीजिए कि फुल फ्लेज्ड मेंस लिखिए अभी से, यहाँ वाला क्लास कीजिए, पीटी का कोई काम ही नहीं है आपको, क्लास कीजिए और घर पे सिर्फ मेंस लिखिए, कोशिश कीजिए कि लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर ले, क्योंकि घर में पढ़ाई कम होता है ना, 7-8 घंटा का, और अभी से 2 साल है, बहुत टाइम होता है, इतना मेंस लिख दीजिए ना, इतना कॉपी लिख दीजिए कि जब आपका कॉपी खुले वहाँ पे ना तो अलग दिखे, राइटिंग से होता है, कोई भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, हम आपको बार बार आपको बोलते हैं इसलिए क्योंकि हम आते हैं एक ही दिन है सप्ताह में, इसलिए बार बार बोलते हैं आपको, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, आज अगर लाइब्रेरी जा रहे हैं आज पूरा दिन वही लिखिए आप, बिहार का एग्जाम, कोई भी इंडिया में कोई भी अगर मेंस का एग्जाम हो, सेंट्रल स्टेट रिलेशन ना पूछे हो ही नहीं सकता,
हम लोग पीसीएस के अधिकारी बन के जा रहे हैं, हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन ही चलाना है और उस भी किसका सहयोग करना है, सेंट्रल का। आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन आना चाहिए। बिहार जो, भारत जो है वो गांव का देश है, भारत जो है वो नदियों का देश है। तो एक फिजियोग्राफिक डिवीजन से क्वेश्चन रहता है किसी भी फॉर्म में रहे, या पूरा ओवरऑल फिजियोग्राफिक पूछ ले या अकेले हिमालय पूछ ले, लेकिन वो रहेगा। नदी का कॉन्सेप्ट उसको जानना है ना कि इसको आ रहा है कि नहीं। बाढ़ की समस्या बिहार में क्वेश्चन रहेगा। सदर्न पार्ट सूखा और नॉर्दर्न पार्ट क्यों इतना बाढ़ से ग्रसित है, या तो क्वेश्चन देगा या इंटरव्यू में जाएगा तो पूछेगा, क्योंकि हम लोग को वहीं जाके तो संभालना है ना एडमिनिस्ट्रेशन। तो पंचायती राज सिस्टम, गांव का देश है तो पंचायत पहले से ही तैयार रखिए। वैसे में हम पंचायती राज में एक सोच रहे थे वीडियो भी बनाने का, क्योंकि जो भी वीडियोस है उसको एक साथ करके नहीं रखा गया। और पंचायती राज से पिछले बार भी ब्लॉक वाला क्वेश्चन पूछ दिया था, कौन से अधिकारी को सौंपते हैं आप अपना रेजिग्नेशन, है ना। तो ये सब क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और कौन सा जो है वो जो पंचायती राज सिस्टम का गांव से जिसको लिया जाता है वो पोस्ट है। और आप अगर सरकारी जो पोस्ट पे जा रहे हैं तो अब आपको कौन ज्वाइन लेगा, कौन किसको रिजिग्नेशन दीजिएगा, क्या काम होता है वहाँ पे, या तो डायरेक्ट पूछ देगा या तो उस पर। तो 2-3 टॉपिक हमेशा उसको लिख के रखिए, 2-3 टॉपिक हमेशा लिख के रखिए, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब उसका जो ऊपर वाला जो इंट्रोडक्शन है ना उसको क्वेश्चन के हिसाब से ट्विस्ट करके लिखिए। अब बाकी का जो मेंस का जो बॉडी होता है ना, वो जो आपका कॉपी में जो अभी से आप लिख रहे थे मतलब इतने दिनों से, वही चला जाएगा, क्योंकि वही वही प्रैक्टिस है हमको लिखने का। 2-4 आदमी से उसको चेक करा लीजिए, जो भी आपको ज्ञानी लगते हैं ज़्यादा, कि देख के बताइए कि अभी टाइम है ना, देख के बताइए कि क्या सही है। 27 में एग्ज़ाम देना सोच रहे हैं, 27 बहुत टाइम है। और आप आज से 5-6 साल पहले का भी देख लीजिए, क्वेश्चन नहीं बदला था। अभी जाने के बाद 10 साल पे भी क्वेश्चन नहीं बदलेगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, मैंने कहा ना बिहार है तो डीपीएसपी से पूछता है, तो डीपीएसपी क्यों, लिकर बैन है, ठीक है। असम में अभी देखिए तो गाय हत्या रोक किया गया है। महाराष्ट्र में देखिए तो गौ माता, आपको एक ये चलाया गया है, कमेटी बनाया गया है गौ माता महाराष्ट्र में। तो फिर ये होगा ना कि असम में था कि महाराष्ट्र में था, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा जो दोनों में था, ठीक है ना। तो बाद में साइंस और टेक देखिएगा, जो स्टैटिक पार्ट है वो नहीं छूटना चाहिए, ना पीटी में ना मेंस में, तब जाके नंबर बढ़िया आता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ से पूछेगा वैदिक नेम, हिमालय का वैदिक नेम, ठीक है। तो जैसे कि ये समुद्र है, ये समुद्र पर ही खड़ा हुआ, देखे थे बीच में, अभी हम बताएंगे, जो हिमालय जो है ना वो समुद्र तेथिस सागर पर ही खड़ा हुआ है। तो जब भी दो ऐसे करके दो प्लेट ऐसे आकर के कोलाइड हुआ, टकराया, और ये जो बीच वाला भाग है ये ऊपर उठ गया, ये फोर्स से ये बीच वाला भाग जो है वो ऊपर उठ गया, तो जाहिर सी बात है कि जो नीचे वाला पार्ट है ना वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो नीचे, मतलब जो सबसे पहले बनेगा ना वो सबसे आंतरिक हिमालय का पार्ट होगा। तो अभी भी जो सेडिमेंट मिलता है ना, जो किसी ओशियन के डेप्थ में रहना चाहिए, समुद्र का निचला स्तर पे रहना चाहिए, वो हिमालय के पीक पे मिलता है, यानी ग्रेटर हिमालय। पूछेगा कि आंतरिक हिमालय का नाम क्या है, तो उसको बोलिएगा बृहद हिमालय। आंतरिक हिमालय का वैदिक नाम क्या है, बृहद हिमालय, ठीक है। महान हिमालय भी बोलते हैं, ग्रेट हिमालय लिखा है ना मैंने, महान। तो महान क्यों, जैसे कि नदी महान क्यों रहेगा, क्योंकि गहराई ज़्यादा, लंबाई ज़्यादा रहेगा। गंगा जो है वो भारत की राष्ट्रीय नदी है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे पूरा नॉर्दर्न प्लेन को कवर करते हुए जाती है, बहुत सारे लोगों का जीविकोपार्जन चलता है गंगा की वजह से, है ना, इसलिए राष्ट्रीय नदी है। तो नदी महान क्यों, लंबाई ज़्यादा है। तो पर्वत महान क्यों, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा होगा। तो पूछेगा कि दुनिया का 8000 से भी ज़्यादा ऊंची चोटियाँ कौन से हिमालय की भाग है, पूछा हुआ क्वेश्चन सिर्फ बता रहे हैं। दुनिया का 8000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा जो पार्ट है वो कौन से हिमालय में आता है, तो कहिएगा बृहद हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। और एवरेज हाइट पूछेगा, एवरेज हाइट, जैसे कि कोई मान लीजिए कोई जो है, जैसे कि दुनिया की चोटी का नाम बताइए तो माउंट एवरेस्ट। तो ये माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय का ही पार्ट है, नेपाल और चाइना में पड़ता है, नेपाल और चाइना में पड़ता है, ठीक है। और क्या, ये किसका है, हिमालय का पार्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 या 50 मीटर, कुछ भी लिख सकता है, 8848 या 8850 मीटर, ठीक है। ये ओरिजिनल है। और ये क्या है, हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है, मतलब हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़, फोल्ड है लेकिन क्या है, यंग है,
है, ठीक है ना। तो 8,848 मीटर है, मतलब 8,000 से ऊंचा है ना, वहां मैंने क्या किया, 8,000 से ज्यादा ऊंचा। तो कोई इतना भी होगा, कोई इससे थोड़ा छोटा होगा, कोई थोड़ा और छोटा हो सकता है। तो जब हम तीनों के हाइट को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे तब आके एवरेज होगा। तो एवरेज हाइट अगर पूछेगा तो कहिएगा 6100। ग्रेट हिमालय का एवरेज हाइट अगर कहेगा तो कहिएगा 6100 मीटर। एवरेज हाइट में यहाँ लिख रही हूँ, तीनों का एवरेज हाइट पूछता है, क्यों, माउंटेन है ना। लंबाई कितना है, पूरा हिमालय का लंबाई है 2500 मीटर, सॉरी किलोमीटर, लंबाई नापेंगे किलोमीटर में। हिमालय का जो लंबाई है वो कितना है, 2500 किलोमीटर है। और एवरेज हाइट अलग अलग से याद रखेंगे, ठीक है। शिवालिक जो है वो 600 से लेकर के 1200 मीटर, 600 से लेकर के 1200 मीटर। मिडिल हिमालय का याद रखिएगा 3700 से लेकर के 4500 मीटर, याद कर लीजिएगा। और ऊपर वाले बृहद हिमालय का 6100 मीटर, याद कर लीजिएगा। देख लेते लिंक से, पुराने वाले बच्चे जुड़े हुए क्या, पिछले अब तो कुछ दिनों से जा ही नहीं रहा था लिंक। हो गया, जो रटना यहीं रट लीजिए। कहाँ लिंक गया जी, लिंक आया आप लोग को? हो सकता है रिकॉर्ड करके डाले, रिकॉर्ड कोई बात नहीं, तो अच्छा है। वैसे 2 वे कॉन वे होना चाहिए था, कोई बात नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, हो सकता है रिकॉर्डिंग में डाले शुरुआत में। तो यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन पूछेगा कि इनर हिमालय का नाम क्या है, तो बोलेगा ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय, ठीक है। पूछेगा कि मिडिल हिमालय या लेजर हिमालय का वैदिक नाम क्या है, तो बोलेगा हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। और पूछेगा आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय का नाम क्या है, तो शिवालिक हिमालय। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर ये पानी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ सेडिमेंट जमा हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरफ से यानी लैंड, अगर हम इसको ऐसे प्रेस करें, यानी इसको ऐसे हिला दें, ऐसे प्रेस करके अगर दबा के छोड़ेंगे तो ये जो बालू वाला कण है सबसे ऊपर चला जाएगा, जो अंदर वाला आंतरिक वाला पार्ट है वो सबसे बाहर चला जाएगा। तो ये आंतरिक हिमालय, लेकिन बीच वाला बीचे में रहता है। भाई बहन में भी देखते हैं, ऊपर से काउंट करो चाहे नीचे से काउंट करो, बीच वाला बीचे में रहता है। मिडिल बच्चों का उतना कोई वैल्यू नहीं रहता, ठीक है ना। बीच वाला बीच ही में रहता है। और नीचे जब नीचे वाला ऊपर चला गया, जो सबसे बाद में बना, जो सबसे नया बना, उसी को क्या बोलते हैं, आउटर हिमालय। तो इनर और आउटर में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बिहार में जो पाया जाता है वो कौन से श्रेणी का है, शिवालिक वाला, ठीक है। तो हो गया लंबाई और चौड़ाई, हो गया लंबाई और चौड़ाई। लंबाई यहाँ लिखा है 2500, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर तीनों को मिला के करेंगे ना, हिमालय पूरा पूरा। और चौड़ाई जब अलग अलग करेंगे, ऊंचाई जो है वो अलग अलग करेंगे, तो ये है 600 से। माउंटेन किसको कहते हैं, अगर यही हम बता दें कि माउंटेन कहते किसको है, कॉपी के साथ पेस्ट भी होता है। माउंटेन उसको कहते हैं जो अर्थ सरफेस से 600 मीटर, अर्थ सरफेस से 600 मीटर ऊंचा हो, कम से कम। एवरेज हाइट कितना हो, 600 मीटर, माउंटेन होगा। और इसका जो ऊपर वाला जो पिक है ना, वो रहने लायक ना हो, ये नुकीला हो, चोटी हो, यहाँ पे पिक हो, ट्रायंगुलर शेप में हो, पिक हो। ये अगर ये दो क्राइटेरिया पाया जाता है कि 600 मीटर ऊंचा और यहाँ पर जो ऊपरी जो सरफेस है वो है इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप, तो इसी को कहते हैं माउंटेन। तो शुरुआत ये है शिवालिक, तो कैसे याद रखेंगे, कम से कम तो 600 होगा तभी तो हम लोग बोलेंगे माउंटेन है। तो 600 से याद रखिएगा, 6 दूनी 12, वो खत्म हो जाएगा। फिर ये वाला थोड़ा सा याद कर रहे हैं, 3700 से 4500, यही थोड़ा सा मुश्किल है, 3700 से 4500, ये है 6100, तो थोड़ा सा याद रख लेंगे उसको, ठीक है। प्लेट्यू किसको कहते हैं, प्लेट्यू अभी ही
वैसा जो कि लैंड सरफेस से कम 300 मीटर, कम से कम, ये जरूरी नहीं है, कम से कम है, ठीक है। ऊंचाई कितना भी होता है, जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है, ऊंचा जो पठार है वो कौन है? तिब्बत का पठार है, ठीक है। हिमालय में भी अभी आप तिब्बत का पठार देख लीजिएगा। तो ऊंचाई कितना भी हो सकता है, कम से कम 300 मीटर। और ये जो अपर जो लैंड है ना, ये जो है वो फ्लैट होगा, टेबल टॉप जो हो रहा है ये फ्लैट होगा, यहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, रह सकते हैं, तो तब ये पठार होगा, ये पठार होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हिमालय में। अब हिमालय बना कैसा, दूसरा जो टॉपिक है जनरल इंफॉर्मेशन के बाद जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम क्या होगा? ओरिजिन ऑफ हिमालय। ओरिजिन ऑफ हिमालय, जो याद करना है उसको याद कर लीजिए, जो नहीं याद, जो देखना है सिर्फ देखने से काम बन जा रहा है उसको सिर्फ देखिए। तो जब बात करेंगे हिमालय बना कैसे या कब बना, क्या क्या हुआ, तो इसमें कुछ थ्योरीज आता है, ठीक है ना। हिमालय के लिए कुछ कुछ थ्योरी आता है, उसको भी रट सकते हैं आप लोग। 3 थ्योरी है माउंटेन के, पर्वतों के निर्माण से रिलेटेड, पर्वतों के निर्माण से रिलेटेड 3 थ्योरी है, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जियोश्रिंक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा आपको वेगनर का सिद्धांत है, वेगनर का जो आपको सिद्धांत है भूसंचलन उसको बोलते हैं, ठीक है ना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, पूरा ही लिख दो, वैसे तो सिर्फ समझने का काम है, पीटी है तो। महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसको कौन दिया था? वेगनर। ये ना टिक लगाने के लिए आएगा, टिक क्या होता है बता देते हैं अभी आप लोग को। तो कोबर, ये कोबर का याद रखेंगे, और ये कौन है? वेगनर साहब है, वेगनर साहब है, ठीक है। इसको महाद्वीपीय को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश जो भी आप लोग को पता है उससे मतलब नहीं है, वेगनर है, वेगनर। और तीसरा जो है प्लेट, सबसे ज़्यादा बाद में कुछ भी पढ़िएगा लास्ट में ये पढ़ना ही पड़ेगा, प्लेट टेक्टोनिक। कुछ भी पढ़िए लास्ट में पढ़ना ही पड़ेगा आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है ना। प्लेट, हिंदी में इसको प्लेट टेक्टोनिक ही लिख लीजिएगा, टेक्टोनिक, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो ये तो बहुत ज़्यादा नाम है, ठीक है ना। मॉर्गन, बहुत सारा नाम है प्लेट टेक्टोनिक में। सबसे मॉडर्न थ्योरी है ये, मॉडर्न थ्योरी है ये, सबसे मॉडर्न सिद्धांत है। और नाम 3-4 है, वैसे मॉर्गन लिख सकते हैं आप लोग, उसको हम जब करवाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। अब जब भी हिमालय का बात आएगा ना, सबसे पहले कोबर वाला देख लीजिए। जब भी बात आएगा पर्वतों के निर्माण का, सबसे पहले कोबर वाला देख लीजिए, जियोश्रिंक्लाइन थ्योरी। जियोश्रिंक्लाइन या फिर भूसन्नति का मतलब यहाँ पे देखिएगा, ये पहला हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तीनों बताएंगे, ठीक है, सब बताएंगे, हो सकता है टिक लगाने के लिए आ जाए आपको। तो जो भूसन्नति वर्ड है, जियोश्रिंक्लाइन जो वर्ड है, ठीक है ना, जियोश्रिंक्लाइन या भूसन्नति, पहले हम इसको नंबर 1, इस वर्ड को ना सबसे पहले दिया था हॉल, जे हॉल यानी जेम्स हॉल, जे हॉल और डाना, जे हॉल और जे डाना, ये सबसे पहले इन्होंने इसका नाम दिया था, क्या कि भूसन्नति होता क्या है। कभी भी माउंटेन बनाइएगा ना तो इस तरीके से बनाइएगा, इस तरीके से बनाएंगे ना तो जो, इसको हम लोग कहते हैं एंटी सिंक्लाइन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एंटी सिंक्लाइन, उठा हुआ जो ऊंचा वाला भाग है ये एंटी सिंक्लाइन है ये। और जो ये जो धंसा हुआ भाग है ना, ये जो धंसा हुआ भाग है, इसी को हम लोग कहते हैं जियोश्रिंक्लाइन, जियोश्रिंक्लाइन, ठीक है। ऊंचा वाला जो भाग होता है उसको एंटी सिंक्लाइन बोलते हैं, और जो धंसा हुआ भाग है ना, गहरा छिछला क्षेत्र, छिछला का मतलब संकरा, मतलब नैरो, ऐसा क्षेत्र, ठीक है ना, ऐसा क्षेत्र जो इस तरीके से हो, जो डेप्थ में गहरा हो, ठीक है। ये है लैंड, ये है लैंड, ये भी लैंड है,
और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नीचे धंसा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे कोई भी लैंड है तो गहराई में ना यहाँ से नदियाँ निकलेगी, है ना, और भी जो लैंड फॉर्म जो क्रिएट करते हैं, यहाँ सेडिमेंट ला करके जमा करेंगे, सेडिमेंट ला करके जमा करेंगे धीरे धीरे। तो इसी को कहते हैं, इसमें ये शुरू में क्या रहेगा, इसमें वाटर रहेगा। शुरू में क्या रहेगा, जियोश्रिंक्लाइन में यहाँ पर क्या रहेगा, ये वाटर से भरा हुआ है, पानी। शुरू में क्या रहेगा, इसमें पानी रहेगा। धीरे धीरे यहाँ पे सेडिमेंट भरेगा, धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, सेडिमेंट भरेगा इस तरीके से। और कहा जाता है कि प्लेट जो है वो खिसक रहा है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, इस तरीके से खिसकाएगा इसको, तो धीरे धीरे ये जो भाग है ना वो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पानी जो है वो और ऊंचा होगा, ठीक है ना। और सेडिमेंट्स के कारण यहाँ पर इस तरीके से पड़ेगा, इस तरीके से फोल्ड पड़ेगा इस तरीके से। और एक समय आएगा जो पर्वतों का निर्माण हो जाता है, एक समय आता है जो पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो ये जो जियोश्रिंक्लाइन का जो शब्द है ना वो हॉल और डाना ने दिया था। आया कि ये जो कॉन्सेप्ट है 1, 2 और 3, ये जो कॉन्सेप्ट है कि धीरे धीरे करके पर्वत बन जाएगा, इसको जो बताने का काम किया था ना वो कोबर ने कहा था। और कोबर ने भी इसका कारण भूसन्नति ही माना कि पर्वतों का पालना किसे कहते हैं ना, तो भूसन्नति को। पर्वतों का पालना मतलब जहां से पर्वत बनेगा, पर्वत जब बनेगा तो कोबर ने कहा कि उसके लिए सबसे पहले जो कुछ चीज, क्षेत्र जो गहरा क्षेत्र, जो कम गहरा क्षेत्र हो जहाँ पानी भरा हो, ठीक है, ऐसा क्षेत्र होना चाहिए। इसी को कहते हैं भूसन्नति। एक ऐसा क्षेत्र जो कम पानी हो, और जब किसी भी ना वो आगे की ओर पड़ेगा तो बीच का जो पानी वाला क्षेत्र है ना वो अपने आप ऊपर उठ जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, पर हम लोग जानते हैं ना कि जैसे जैसे ऊपर जाइएगा पृथ्वी पे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर कमेगा। हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे जैसे ऊपर जाइएगा 165 जाइएगा तो नीचे जितना डिग्री सेल्सियस है उससे क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने पृथ्वी पर माना है कि ये अगर कोई, इसको कहते हैं हिम रेखा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिम रेखा, ठीक है, हिम रेखा या स्नो लाइन, स्नो लाइन, ठीक है। कहने का मतलब ये कि इस लाइन से ऊपर अगर आप जाएगा ना पानी तो ये जम जाएगा, से इस रेखा से ऊपर अगर कोई भी चीज जाएगा ना तो ये क्या होगा, जम जाएगा। कितना मीटर है ये, 145, कितना मीटर, ऐसे तो 155 भी, मतलब 145 से 55 के बीच में एवरेज है, ठीक है। तो 155 मीटर जो है ना उसके ऊपर पानी जाएगा तो वो जमना तय है। तो जब ऊपर इस तरीके से उठा होगा, जब ऐसे चट्टान उठा होगा तो जितना भी पानी का क्षेत्र था वो जम गया। अब वही क्या है, ग्लेशियर। अब ग्लेशियर सालों भर पिघल रही है, नदियाँ बनी है, इसलिए तो कह रहा है कि टेम्परेचर इतना भी मत बढ़ाइए कि सारी की सारी ग्लेशियर ही पिघल जाए। अच्छा, इसी से याद आया, कौन सा ऐसा देश है अभी हाल ही में, कौन सा ऐसा देश है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो अपना पूरा ग्लेशियर खो चुका है? कौन सा ऐसा देश है जो टेम्परेचर की वजह से अपना पूरा ग्लेशियर खो के पहला देश बना है, खोने वाला पहला देश? आंसर होगा डेनमार्क। करंट अफेयर में ऐसे ही क्वेश्चंस को देख के जाना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, डेनमार्क होगा। तो ये हिम रेखा या स्नो लाइन कहलाता है। तो कोबर ने कुछ नहीं, बस कोबर ने यही समझाया। और पीटी फैक्ट्स के हिसाब से आपको यही याद रखना कि भूसन्नति सिद्धांत, जियोश्रिंक्लाइन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? क्या बोलेंगे, कोबर, कोबर के द्वारा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस मैप को समझाया। जो लैंड पार्ट है इसको उन्होंने कहा फोरलैंड, जो लैंड पार्ट है उन्हें जर्मनी के थे, इसको इन्होंने कहा फोरलैंड। हिंदी वाले अग्रभाग, अग्रभाग, अग्रदेश, अग्रभाग या अग्रदेश, थोड़ा पतला कर लेते हैं पेन को। ये जो लैंड है ना इसको जर्मनी में इसको फोरलैंड कहा जाता है, अग्रदेश, ठीक है। उसके बाद ये जो क्या होगा, ये जो जियोश्रिंक्लाइन है, इसको इन्होंने क्या कहा, भूसन्नति, इसको इन्होंने क्या कहा, भूसन्नति, भूसन्नति का क्षेत्र है। और जो लैंड वाला है ना वो फोरलैंड है। जब दो फोरलैंड आपस में आकर के टकराएगा तो बीच वाला क्षेत्र का जो सेडिमेंट है ना वो ऊंचा उठ जाएगा।
और ऊंचा उठ जाने से पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। इतना सिंपल बात बोला इन्होंने, ठीक है। तो बीच वाला जो लैंड है उसको कहा मीडियम, मतलब यहाँ जो मीड वाला जो ये उठा है ना, इसको इन्होंने कहा, कौन सा कलर ले ले, ये दोनों ए और बी फोरलैंड है। ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो भूसन्नति है, और ये जो उठ गया है, ये जो है ना, ये जो उठ गया है, इसको इन्होंने कहा मिड जो लैंड है, मिड भाग, मध्य भाग है, ये मध्य भाग है ये, ठीक है। तो इन्होंने कहा, यहाँ पर इन्होंने निर्माण भी बता दिया है, हिमालय का निर्माण भी बता दिया। इसको अगर आप समझ गए होंगे तो हम बता देते, इसमें कुछ नहीं बोला मैंने। सबसे पहला भूसन्नति का कॉन्सेप्ट लाया किसने, जेम्स हॉल और डाना ने, ठीक है। उसके बाद आए कोबर, जिसने सिद्धांत से समझाया कि आखिर पर्वत जो है वो बनता कैसे है। उन्होंने सिंपल कहा कि लैंड है, दो लैंड है, जब ये दोनों लैंड आपस में टकराएगा ना तो पर्वत बनेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि दोनों लैंड के बीच में ना एक पतला सागर होना चाहिए, जो कम गहराई का हो, पतला सागर होना चाहिए। जब ये दोनों लैंड आपस में टकराएगा तो पतला सागर वाला क्षेत्र जो है वो ऊपर उठ जाएगा, उससे पर्वत का निर्माण हुआ है। और हिमालय का भी निर्माण कोबर साहब समझाए हैं। तो कोबर ने हिमालय के निर्माण में क्या कहा, कोबर ने कहा हिमालय के निर्माण में, कोबर ने हिमालय के निर्माण को कैसे बतलाया है, हिमालय का निर्माण क्या बतलाया है, बिल्कुल वही अग्रभाग और वो सारा कुछ ही होगा। हिमालय का भाग में कुछ नहीं कहा। जैसे यहाँ पे फोरलैंड है, ये जियोश्रिंक्लाइन वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो भी एजेंट होंगे, ठीक है ना, ये फोरलैंड है, फोरलैंड, ये भूसन्नति है, भूसन्नति, और ये भी फोरलैंड है, फोरलैंड है ये भी, ठीक है। तो इन्होंने कुछ नहीं कहा कि हिमालय का क्षेत्र होगा, ठीक है। ये हिमालय का क्षेत्र कैसे था, तो यहाँ पर जो एक जो ये जो एरिया था ना, एक जो ये लैंड पार्ट था, जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है, ये है यहाँ पर इंडिया। यहाँ पर क्या था, इंडिया था, यहाँ पर क्या था, इंडिया था। एक सेकेंड, इसको मिटाने दीजिए। ये गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है। कोबर ने कैसे समझाया है हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का निर्माण के बारे में क्या बताया है कि ये जो दो अग्रभागों का बात कर रहे हैं ना, दो फोरलैंड का बात कर रहे हैं, तो एक वाला जो है ना, एक जो है वो गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है, गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है। और एक जो फोरलैंड का बात कर रहे हैं ना इधर साइड, ये यूरेशियन प्लेट्यू है। ये क्या है, यूरेशियन प्लेट्यू नहीं, प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। और ये है इंडियन प्लेट या गोंडवाना लैंड वाला पार्ट, गोंडवाना लैंड वाला पार्ट। और ये जो भूसन्नति उन्होंने बताया ना, ये जो भूसन्नति उन्होंने बताया, ये बोला कि ये है उस समय तेथिस सागर, तेथिस सागर है ये, ठीक है। तीन चीज उन्होंने कहा था, तीनों चीज को रहा था। और ये दोनों में से ये भारी प्लेट है, ये ओशियोनिक प्लेट है, ये भारी प्लेट है। ये हम प्लेट टेक्टोनिक में बताएंगे, अभी यहीं पे लिख लीजिएगा कि गोंडवाना लैंड वाला पार्ट जो है वो ओशियोनिक प्लेट है, महासागरीय प्लेट है ये, ठीक है। और ये भारी है, महासागरीय प्लेट हमेशा ही भारी होता है। और यूरेशियन प्लेट जो है ना, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय। ये कैसा है, ये महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है ये। और ये कैसी है, हल्की है ये कैसी है, हल्की है, ठीक है। ये लिख सकते हैं। होता ये है कि जैसे दो प्लेट आगे चल रहा है, ठीक है, पूरी पृथ्वी पर दो तरीके का प्लेट हो सकता है, ठीक है, दो प्लेट हो सकता है। प्लेट क्या होता है, प्लेट क्या होता है, टेक्टोनिक का मतलब होता है चलना, मूवेबल। और प्लेट्स होता है कि जैसे पृथ्वी को ना 7 बड़े और 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे प्लेट्स में बांटा गया। क्रस्ट का ऊपरी लेयर जो है ना, क्रस्ट का और अपर मेंटल का ऊपरी भाग जो है 100 किलोमीटर वाला, उसी को पृथ्वी के उस टुकड़े को बोलते हैं प्लेट। पूरी पृथ्वी जो है ना, ये एक फुटबॉल की तरह दिखाई देती है। पूरी पृथ्वी किस तरीके की है, एक फुटबॉल की तरह दिखाई देती है। और इसमें कई टुकड़े हैं, इसमें क्या है, कई टुकड़े हैं। और ये जो, हल्ला नहीं करिए, और ये जो टुकड़े हैं ना, इसको कहते हैं प्लेट।
पृथ्वी जो है वो कई टुकड़ों में, पृथ्वी जो है वो कई टुकड़ों में बटी हुई है और वो एक टुकड़े को कहते हैं एक प्लेट। तो वहाँ यहाँ दो टुकड़ों की बात हो रही है, एक कौन सा, एक इंडियन प्लेट की बात हो रही है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जहाँ पे इंडिया है, हिंद महासागर है पूरा का पूरा, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है। और दूसरा किसकी बात हो रही है, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया वाली भाग की बात हो रही है, इंडिया को छोड़ के। इंडिया जो है ना, सब कॉन्टिनेंटल इंडिया, उसको छोड़ के पूरा का पूरा एशिया और पूरा का पूरा यूरोप, दोनों को मिला दीजिएगा तो यूरेशियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों आकर के इस तरीके से ये चल करके आ रहा था और ये टक्कर हुआ इससे, ठीक है। तो ये टक्कर होने के बाद जो भारी प्लेट होता है ना, वो सबडक्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा, जो भारी प्लेट है वो नीचे जाता है और हल्की प्लेट ऊपर ही रहती है। तो पूछेगा कि दोनों में से भारी प्लेट कौन है, तो इंडियन प्लेट जो है ना, गोंडवाना लैंड वाला, वो भारी प्लेट है। तो भारी प्लेट अंदर जाएगा और वो ये वाला प्लेट ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो छिछला जो सागर था ना, सागर, वो अब ऊपर उठ जाएगा और वहाँ पर मिड लैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मिड लैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही बताइए, यहाँ पर ये जो भूसन्नति है, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है और यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, तो ये वाला भाग क्या होगा, इस तरीके से उठना शुरू होगा, ये उठना शुरू होगा इस तरीके से। तो जब सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे ये क्या है, यहाँ पर बनाती हूँ मैं दो, क्योंकि यहाँ पर इधर साइड मैंने बना दिया है इंडिया वाला। ये देखिए बृहद इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ये हो गया बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये हो जाएगा मिडिल हिमालय, ये हो जाएगा शिवालिक हिमालय, ये हो जाएगा आपको नॉर्दर्न प्लेन, सबसे बाद में बनेगा। और फिर यहाँ से नॉर्दर्न प्लेन के बाद जो है ना, ये इस तरीके से बनाइए नॉर्दर्न प्लेन, और फिर यहाँ से उठा हुआ भूमि है जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, प्लेट्यू है भारत का ये, प्लेट्यू, ठीक है। और ग्रेट हिमालय के पहले यहाँ पर क्या है, तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार। और यहाँ इसके इधर क्या है, चीन का कुनलून माउंटेन, कुनलून पर्वत, कहाँ पर ये, चीन का। ये क्या है, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। बस एक ही कॉन्सेप्ट से कोबर ने इतना पूरा का पूरा लैंड बना दिया, एक ही कॉन्सेप्ट से कि डेवलप हुआ। मान लीजिए कि कोई बीच में ना कोई लिक्विड सामान है, मान लीजिए कि कुछ जैसे ये मैट वैट भी है ना, मैट वैट भी हम लोग क्या करते हैं, आके ऐसे से पैर से करके ऐसे सिकुड़ता है ना। जैसे मान लीजिए कुछ हलवा वाला क्षेत्र है, प्लेट को आप वो कागज़ के प्लेट में आपको दे दिए प्रसाद कह के, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नहीं, शरीफ की तरह नहीं खाते हैं, थोड़ा सा बचेगा ना तो उसको ऐसे पचका देंगे। तो दोनों अगर प्लेट को इस तरीके से दबाइएगा और दबाने जैसा हो, तो बीच का जो हलवा वाला जो सेडिमेंट वाला क्षेत्र है वो क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा। तो जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है वो बृहद हिमालय, जो उसके बाद बना मिडिल हिमालय, जो उससे भी बाद बना वो शिवालिक, शिवालिक से नदी सबसे नदियाँ निकली, फिर बना नॉर्दर्न प्लेन। और प्लेट्यू वो तो पहले से था ही था, है ना। इसी तरीके से इधर इधर भी आएगा। मध्यम लैंड जो कह रहे हैं ना, वो तिब्बत का पठार है। और जहां भी पर्वत का निर्माण होगा, आपको पठार, तिब्बत का जो भी मतलब जब निर्माण होगा दुनिया में, ठीक है, वहां पे आपको यही श्रेणी में, इसी क्रम में आपको पहाड़ पर्वत जो है वो दिखेगा, ठीक है। इसी को हम लोग, इस माउंटेन की बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फोल्ड माउंटेन। फोल्ड हो के बन रहा है ना, मैंने बताया बीच का कोई भी चीज़ है दबाइएगा तो ऊपर नीचे होगा, है ना। तो फोल्ड होके हो रहा है ना, फोल्ड करना कहते हैं उसको। तो वलित पर्वत, और जो अभी भी प्रक्रिया में है, अभी भी प्लेट नीचे जा रहा है, अभी भी प्लेट नीचे जा रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ते ही जा रही है, तो ये न्यू फोल्ड माउंटेन है। और ऐसा पर्वत श्रेणी जब अब उसका कोई निर्माण नहीं हो रहा है, जैसे अरावली जब बना था तो हिमालय से कई गुना बड़ा था, लेकिन अब वो टूट रहा है, उसमें वो प्रक्रिया नहीं है कि नीचे जा रहा है, अभी भी बन रहा है। आप देखते हैं ना हिमालय का जो तराई रीजन है, तराई का मतलब वो क्षेत्र जहाँ से माउंटेन शुरू हो रहा है, माउंटेन यहाँ पे जो निचली ये जो क्षेत्र है मैदान वाला, और यहाँ से माउंटेन शुरू हो रहा है। आप देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, भूकंप की घटनाएं तेज होती है, लैंडस्लाइड होता है। देखते हैं भारत में क्यों उत्तराखंड वाले रीजन में ही लैंडस्लाइड होता है, तो वहीं वहाँ क्या है, शिवालिक, वो शिवालिक वाला रेंज है वो वहाँ, और नॉर्दर्न प्लेन शुरू होता है वहाँ के बाद। तो वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन, वो वाला क्या होगा, प्लेट अंदर जा रहा है ना, प्लेट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो प्लेट अंदर जा रहा है तो बहुत अंदर तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि पहले से हिमालय, बड़ा बड़ा हिमालय खड़ा हुआ है, ठीक। तो जब अंदर जाएगा ना तो वहाँ पर प्लूम बनता है,
लिक्विड यानी कि जो मैग्मा है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इतना प्रेशर नहीं कर सकता कि वो हिमालय तोड़ के बाहर निकल जाए। क्रस्ट पतला रहेगा तभी तो हिमालय तोड़ के बाहर निकलेगा, तो इसलिए क्या होता है, झटका आता है, सिर्फ क्या आता है, झटका। नहीं तो अगर क्रस्ट पतला रहता है, जैसे ओशियनिक क्रस्ट, आप पैसिफिक ओशियन जो वहाँ पर देखिएगा ना, वहाँ पे भी सबडक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पर जब भी एंड्रीज और रॉकीज के पास वहाँ पे भूकंप भी आता है और ज्वालामुखी भी फटता है, क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर का होता है, तो तोड़ के बाहर निकलना आसान है। और ये कहाँ 100 किलोमीटर, देख रहे हैं, 9 किलोमीटर, ऐसे ऐसे मान लीजिए 8,850, 9 किलोमीटर यानी 900 मीटर, उतना फाड़ के कौन निकलेगा, औकात नहीं, औकात से बार बात नहीं होता, तो भूकंप के झटके आते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कौन सा जिला था जहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया था, हिमाचल में ना, कोई गांव का नाम बताया गया था, जो पूरा गांव ही धंस रहा है, पूरा गांव ही क्या हो रहा है, धंस रहा है। कौन सा था, न्यूज़ में था, कुछ दिन हो गया, जो भारत सरकार बोला कि ओवर पॉपुलेटेड होने के कारण धंस रहा है, मतलब 50 साल पहले ही कह दिया गया था कि इतना ज़्यादा क्राउड नहीं बसना है, डेंस एरिया इतना ज़्यादा नहीं करना है, वहाँ सीधे सीधे इस तरीके से ज़मीन फट जाता है। उत्तराखंड का था, नहीं हिमाचल का, कोई था, कोई गांव का नाम था, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। अरे तो लैंड दबाव बढ़ेगा ना, जितना डेस्क घर बना दीजिए, रेस्टोरेंट बढ़ा दीजिए, दबाव बढ़ रहा है, पानी निकाल रहे हैं। हाँ, वो तो उत्तराखंड वाला में जो बाढ़ भी आया था वो नहीं, वो तो उत्तराखंड वाला है। हिमाचल प्रदेश का कोई एक गांव है जो धंस रहा है, धीरे धीरे धंस रहा है, तो वही प्लेट के रीजन में आ रहा है वो। ये जो हम लोग इंडो एशियन प्लेट है, जो यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो इंडो एशियन प्लेट भारी, ये तो जैसे कि इंडो एशियन प्लेट तो छोटा दिखता है हम लोग का इंडिया, और यूरेशियन प्लेट तो बड़ा, यूरेशिया तो बड़ा दिखता है, फिर भी आप ये भारी कैसा है? नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, दिखता कैसे आपको, छोटा दिखता है आपको, कहाँ उसके कंपेयर, आप कुछ दूसरा समझ रहे, इसको हटा दे तब बता देते हैं आपको, आप दूसरा कुछ समझ रहे। पता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कौन सा है, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर, और इसमें थोड़ा सा ये जो भारत वाला हिस्सा है ये, और थोड़ा थोड़ा जो नीचे वाला जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह हिस्सा है ये, तो इसको छोड़ दीजिएगा हिंद महासागर को, हिंद महासागर ये पूरा मिल करके है, ये पूरा है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और पता है भारी और हल्का कैसा होता है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और भारी और हल्का कैसे होता है ये बताते हैं आपको। ये जो प्लेट टेक्टोनिक है दूसरा चैप्टर, तीसरा पे जंप करवा दिया आप लोग, लेकिन हम थोड़ा ही सा बता करके पहले वेगनर समझाएंगे, तब ये जियो सिंक्लाइन समझ में आया, थोड़ा सा इनका बात करके फिर पहले वेगनर समझाएंगे। ये जो है ना प्लेट, ये जो है हल्का भारी कैसे होता है, तो ये जो पूरी की पूरी जो पृथ्वी है ना, इतना बनाएंगे, इतना बनाएंगे, इससे आपको दिखा दे कुछ। हाँ, प्लेट टेक्टोनिक, तो हम ये पूरा दिखाना चाहते हैं, फिर ये आपको प्लेट ये देख लीजिए जो इजी है, पहले पूरा दुनिया देख लीजिए आप, साफ होने दीजिए। हाँ दिख रहा है, तब हम आपको पर्वत निर्माण वाला भी दिखा, देखिए ये पूरा का पूरा दुनिया आपको वो भी आधा ही दिखलाया है, लेकिन फिर भी देखिए ये देखिए यूरेशियन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये जो है ये अफ्रीका वाला, जो सिर्फ अफ्रीका वाला हिस्सा है। 7 मेजर प्लेट्स में वैसे ही याद रखिएगा, 7 मेजर कॉन्टिनेंट है, सारा कॉन्टिनेंट, जैसे कि आपको नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, सदर्न अमेरिकन है ना, यूरोप और एशिया एक मिला करके, फिर आपको
हो गया, एक अकेला हो गया, फिर पूरा का पूरा ये जो हिंद महासागर वाला जो पूरा प्लेट है ना, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया को लेकर के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को फिर छोटा भाग में भी बांटे हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बड़े प्लेटों की, मेजर प्लेट्स। ये तो मेजर प्लेट्स लिख लीजिए, कि तो मेजर प्लेट्स दिख रहा है, ये देखिए यहाँ देखिए, ठीक है, देखिए यूरेशियन प्लेट, ठीक, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिख रहा है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये छोटे छोटे कुछ कुछ प्लेट्स हैं, जैसे जुहान डी फूका, कोकोस, फिलीपींस, पैसिफिक प्लेट, ये पूरा बड़ा सा प्लेट है जिसका नाम है पैसिफिक प्लेट। तो दुनिया में ना टुकड़े जो है ना, पृथ्वी के जो क्रस्ट के टुकड़े हैं उसी को बोलते हैं प्लेट, पृथ्वी के क्रस्ट के जो टुकड़े हैं उसी को बोलते हैं प्लेट्स। और ये जो टुकड़े हैं ना वो दो तरीके का कहा जाता है कि जब भी प्लेट्स बना होगा तो या तो इस तरीके से, ये इस तरीके से गहरा स्थान हो गया होगा, या इस तरीके से ऊंचा स्थान हो गया होगा, ठीक। तो जो ऊंचाई वाला जो स्थान है उसको हम लोग महाद्वीपीय, व्हाइट कलर कैसे हो गया, महाद्वीपीय या कॉन्टिनेंटल कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो गहराई वाला जो क्षेत्र है ये महासागरीय प्लेट हो सकता है, जैसे ये गहराई जहाँ पानी जम गया है, तो ये क्या है, महासागरीय प्लेट। तो दो तरीके का ही प्लेट होता है, या तो होता है महासागरीय प्लेट, महासागरीय का उदाहरण कौन सा है, पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, या फिर हो सकता है जहां जमीन ही जमीन हो, कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट हो सकता है। और आपको पता है ना कॉन्टिनेंट बनता है सिलिका से, और ओशियन वाला जो प्लेट है वो बनता है बेसाल्टिक रॉक से। तो बेसाल्ट भारी होता है और सिलिका हल्का होता है ना। देखते पानी के ऊपर तैरता है ना, पानी के ऊपर कोई चीज तैरता है, क्यों, हल्का होता है इसीलिए। तो सिलिका से बना हुआ रहता है, इसलिए जो द्वीपीय चट्टाने हैं वो क्या होता है, हल्का होता है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट ऑलवेज हल्का होगा, किससे, महासागरीय प्लेट से। अब आपको डिसाइड ये करना है कि दुनिया में जो प्लेट है कॉन्टिनेंटल है कि महासागरीय है। अब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि दो तरीके से प्लेट हो सकता है, जहाँ पे पूरी तरीके से लैंड हो, एक ये, जहाँ पे पानी हो, एक ये, और तीसरा तरह का वो हो जहाँ पानी भी हो और लैंड भी हो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ भारत दिखाई दे रहा है थोड़ा, ये पूरा का पूरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये पूरा। अब ये जो जमीन वाला जो क्षेत्र है, कहीं कहीं जमीन है यहाँ पे, है ना, कहीं कहीं जमीन, थोड़ा थोड़ा द्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलियन वाला ये जो क्षेत्र है ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आइलैंड होगा, यहाँ पे भारत, बड़ा बड़ा पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे जितना भी है ये सब क्या है, पानी वाला क्षेत्र है। तो अब डिसाइड करते हैं कि पानी ज़्यादा है कि लैंड ज़्यादा है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में ना पानी ज़्यादा है, तो इसको हम लोग किस में कंसीडर कर लेंगे, भारी वाले में, मतलब इसको कंसीडर कर लेंगे ओशियानिक प्लेट में, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए, और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आप देखिए नॉर्दर्न अमेरिका, ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका, इसमें भी तो कहीं कहीं पानी दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ये किस तरीके का प्लेट होगा, तो ये है कॉन्टिनेंटल, मतलब जिसका पोर्शन ज़्यादा होगा ना उसको हम लोग मान लेते हैं। दो ही तरीके का हो सकता है, या तो हो सकता है आपको ओशियानिक, या तो हो सकता है कॉन्टिनेंटल, या तो हो सकता है मिक्स। तो ओशियानिक कौन, महासागरीय, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महासागर हो, तो उसका एक एग्जांपल हो गया प्रशांत महासागर। दूसरा कौन, जिसपे सिर्फ और सिर्फ लैंड हो, उसका एग्जांपल कौन हो गया, यूरेशिया, सिर्फ और सिर्फ लैंड हो गया। तीसरा कौन हो गया, जिसमें पानी भी हो और लैंड भी हो, तो जैसे इंडो ऑस्ट्रेलिया मिक्स प्लेट का उदाहरण है। तो इस मिक्स प्लेट में हम लोग क्या देखेंगे, पानी ज़्यादा है कि लैंड ज़्यादा है। तो पानी ज़्यादा है तो इसको ओशियानिक प्लेट में हमेशा ही कॉन्टिनेंटल से ये क्या होगा, भारी, क्योंकि इसमें पानी भी है और लैंड भी है। अब पानी बनता है बेसाल्टिक, पानी का जो चट्टान है वो बनता है बेसाल्टिक रॉक से, तो ये भारी होगा तो ये अंदर जाएगा, और सिलिका वाला हमेशा ऊंचा ऊपर रहेगा, हल्का वाला हमेशा क्या रहता है, ऊपर। जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज, पानी के ऊपर डाल दो स्पंज को, वो हमेशा ही ऊपर रहेगा, तैरता रहेगा वो, है ना। जबकि नीचे वाला जो भी सेडिमेंट रहेगा गहरा, वो नीचे ही पड़ा रहता है। इसीलिए भारी चीज़ देखिएगा ना, ये इतना ना ज़्यादा वो कंप्रेस्ड रहता है कि वो क्या है, 5 किलोमीटर के ऊपर पानी है ना। और ओशियानिक कॉन्टिनेंटल देखिए 100 किलोमीटर ऊपर दिखाई देता है हम लोग को ऊंचाई तक, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो ये प्लेट्स है, देखिए ये बड़े प्लेट्स है, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, सदर्न अमेरिकन प्लेट, नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट, किधर है भाई, इधर नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट्स, ठीक है। ये सब छोटा छोटा प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट्स, ठीक। अंटार्कटिका प्लेट्स,
ये जो है ना हमारा 5 कॉन्टिनेंट और एक ये अंटार्कटिका, ये मिल करके बन जाता है हमारे बड़े बड़े प्लेट्स, ठीक है। छोटे प्लेट का एग्जांपल यहाँ फिलीपींस, ये सब जो टूट के अलग हो रहा है, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, क्वेश्चन पूछता है। कैरेबियन प्लेट्स, यहाँ पे बहुत सारा कैरेबियन आइलैंड है ना, जिसमें वेस्ट इंडीज वगैरह भी आता है छोटे छोटे, तो ये कहाँ पे, नॉर्दर्न अमेरिका दिखाई दे रहा होगा, नॉर्दर्न अमेरिका, और ये क्या है, सदर्न अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका के बीच में कैरेबियन प्लेट है। लोकेशन पूछेगा तो बताना है। अरेबियन प्लेट, तो अरब वाला जो एरिया है वहाँ अरेबियन प्लेट्स। उसी तरीके से अफ्रीका का भी सब कहते हैं ना, ये वाला भाग जो टूट रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए नीचे वाला, सदर्न अमेरिका के नीचे वाला को स्कॉटिया प्लेट कहते हैं। थोड़ा सा मैप का खेल है, तो खैर इसको अभी ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिर मैं क्या बताऊंगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या बताऊंगी। तो जितना इंडियन ज्योग्राफी, हिमालय में जितना काम है उतना ही, लेकिन ये यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बिना कॉन्सेप्ट का कोई काम नहीं होता। कहाँ तक बताए थे, क्या बता रहे थे, वेगनर का थ्योरी बता रहे थे, वेगनर का थ्योरी, व्हाइट बोर्ड। दूसरा थ्योरी ना वेगनर का थ्योरी है, वेगनर का थ्योरी ये लिखिए, हिमालय निर्माण में वेगनर का थ्योरी। कितना बज गया जी, वेगनर का थ्योरी करते, ठीक है। वेगनर ने क्या, वेगनर जर्मनी के थे और वो चुपचाप से घर के बाहर बैठे हुए थे और देख रहे थे कि जर्मनी में से कोयला, जर्मनी में ना रूर एक प्रदेश है, रूर, जहाँ काफ़ी ज़्यादा कोयला पाया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 भी आप इसी क्षेत्र की वजह से हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 भी जो जितना भी जर्मनी का मिनरल्स है वो क्या कर रहा था, निकाल करके ले जा रहा था। फिर हिटलर वाली बात याद होगी सबको, मैथ्स में भी वही पढ़ाता था कि कोयला कैसे निकाला जाता है, ठीक है, भड़का करके। खैर, तो वर्ल्ड वॉर, जर्मनी में क्या, जर्मनी एक ठंडा प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहाँ पर सोचने वाली बात है कि अब पिछले क्लास में हम आप लोगों को रॉक बताए थे कि दुनिया में 3 ही तरीके का रॉक ही होता है ना। इग्नियस रॉक, जो प्राइमरी रॉक बिहार पढ़ा रहे थे तो बताए थे। दूसरा इग्नियस रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक। तो उसमें मैंने कहा था कि जब भी जंगल जो है ना, जब भी जीवाश्म, जब कुछ दब जाता है 2 प्लेट्स के बीच, जो 2 पत्थर रॉक्स के बीच में, टेम्परेचर से उसमें क्या हो जाता है, अवसाद का निर्माण होता है, जिससे बाद में चल करके कोयला वगैरह बनता है, ठीक है। ये भी बताया था कि जो कॉन्टिनेंट पे दबेगा तो वो जहाँ पर जमीन है तो वहाँ पर कोयला बनेगा, और जो मरीन क्षेत्र है जहाँ पर पानी है, समुद्र, वहाँ के जब जीव दबेंगे तब वो पेट्रोल बनेंगे। ये भी बताया था। क्यों असम वाला क्षेत्र में, क्यों 33 सागर, जो वहाँ समुद्र होगा ही होगा, उसका प्रमाण देना पड़ा होगा ना कि क्यों कैसे समुद्र होगा। अभी मिल रहा है ना, अभी जा करके जितना हिली एरिया में पेट्रोलियम वगैरह वहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। आयोडीन जो सॉल्ट है, सॉल्ट आपको वो दिखेगा, है ना। आपको सॉल्टी लेक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे वहाँ पे। कोई ग्रुप पे पेंगोंग लेक के बारे में भी डाला हुआ था। ग्रुप हम देखते रहते हैं, लेकिन देखते हैं कि सब अपने में कुछ ना कुछ कर रहा है तो छोड़ देते हैं कि क्लास में डिस्कशन करा देंगे, है ना। खोज के ला के दो भाई, अगर आप लोग खोज के ला के दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। कोई दूसरा दे रहा है, तीसरा दे रहा है, क्योंकि हम देंगे तो सीधे आंसर देंगे, आप लोग करिएगा तो खुद से सर्च करिएगा। तो देखे थे 2-3 दिन पहले पूरा ग्रुप एक्टिव था, पता नहीं क्या कि ये वाला का क्या होगा, मैम से पूछ लीजिएगा, और पता नहीं कुछ लिखा हुआ था। तो पेंगोंग लेक के बारे में भी क्वेश्चन पीपीएससी में भी आया हुआ है, किस तरीके का लेक है वो। शायद क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन है। तो एक लड़की वुलर झील लगाई थी, तो उसी पे कुछ डिस्कशन हो रहा था, अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, तो सही है, वुलर झील होगा, मीठे पानी का झील पूछ रहा था, ठीक है। तो पेंगोंग तसो के बारे में बात हो रहा था कि वो कैसा है, पेंगोंग तसो झील। खैर, तो वेगनर जब अपने घर के बाहर बैठे हुए थे तो कहे कि कोयला का क्षेत्र कैसे आ सकता है, जबकि ये ठंडा प्रदेश है, यहाँ पर ठंडा। आप जो को पता है ना कि जो फॉरेस्ट का जो निर्माण होता है, फॉरेस्ट जो बनता है, उसके लिए भी टेम्परेचर, जलवायु चाहिए, जहाँ पे हेवी रेनफॉल होगा और उच्च जो तापमान है वो भी अधिक रहेगा और बारिश भी अधिक रहेगा, तभी तो बड़े बड़े वृक्ष बनेंगे। और अगर वो ऐसा क्षेत्र रहेगा और दबेगा हजारों सालों तक, तभी तो फिर कोयला का निर्माण होगा, कार्बन का निर्माण होगा। तो पेड़ भी उस कैटेगरी का रहना चाहिए ना। तो जर्मनी का वो क्षेत्र जो ठंडा इलाका में आता है, वहाँ का पेड़ तो आपको पता है, ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचाई, पेड़ का जो चीज़ है, पेड़ कैसा हो जाएगा, ये वाला क्रिसमस ट्री वाला जो होता है, ये वाला बन जाएगा,
मुलायम लकड़ी होता है। ये किस लिए होता है? ये सबका मुलायम लकड़ी, खाली आप देखिएगा ना, खाली पत्ता 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 इधर रहेगा, और इसका ये जो पेड़ है ये काफ़ी मुलायम रहेगा, आराम से इसको काट करके घर ले जाता है, सब मनाता है क्रिसमस डे। हाँ, काट के पेड़ ले जाएगा घसीटते हुए, हल्का होगा तभी तो, चुपचाप से, उससे कितना कोयला बन जाएगा? बहुत कम नहीं बनेगा। तो अभी का वो क्षेत्र है जो, लेकिन कभी ऐसा टाइम होगा जब जर्मनी क्या था, जर्मनी भी उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन में आता होगा, या उन्होंने ऐसा सोचा कि या तो जर्मनी का भी ट्रॉपिकल रीजन में आता होगा, या फिर बहुत ह्यूज तरीके से क्लाइमेट का चेंज हुआ है। तो फिर वो एविडेंस जुटाने लगे, कौन? वेगनर। और कहा जाता है कि वेगनर की मौत भी अंटार्कटिका में, वो ना आर्कटिक क्षेत्र में वही ये कर रहे थे, अपना रिसर्च कर रहे थे, उसी में दब करके उनकी मौत हो गई थी। इतना रिसर्च उन्होंने किया था। फिर बाद में उनके मरने के बाद चीज़ों को प्रकाशित किया गया, और ये बात कंफर्म हो गई कि दुनिया जैसी दिख रही है अभी वैसी तो नहीं थी। बहुत सारा एविडेंसेस दिया उन्होंने, वेगनर ने। हम धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि अभी तो हिमालय पढ़ा रहे, धीरे धीरे सब बताएंगे। कि जैसे कि जिग्सोफिट, यानी कि जो हमारा जो, जैसे कि आप देखिएगा कि जो मैप मैं बताऊंगी ना, जैसे जिग्सोफिट, उन्होंने कहा जैसे कि ये देखिए इस तरीके से, ये अफ्रीका, ये क्या है? अफ्रीका है ये, यहाँ पर देखिएगा इस ये वाला। और उसी तरीके से जब सदर्न अमेरिका देखिएगा ना, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा सदर्न अमेरिका। लगता है ना कि इसको और इसको ऐसे जोड़िएगा ना, इसको पजल की तरह, तो जुड़ जाएगा। उसी तरीके से नॉर्दर्न अमेरिका वाला आप पार्ट देख लीजिएगा, नॉर्दर्न अमेरिका और यूरोप, एशिया वाला, आराम से अगर चाहिएगा ना तो जोड़ दीजिएगा। तो दुनिया का बनावट ही ऐसा है ना, लगता है ना कि टुकड़ा जो है ना पहले एक साथ था और बाद में टुकड़ों में विभाजित हुआ है बाद में। इसी तरीके से देखिएगा ना, अफ्रीका का ये वाला पार्ट खाली है, यही तो से तो गया है भारत का प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ से आगे बढ़ बढ़ के गया है। अभी भी भारत को ला करके जोड़ना चाहिएगा तो जुड़ जाएगा। दूसरा ये है जिग्सोफिट, ठीक है, साम्य का सिद्धांत कहते हैं इसको, मतलब पजल की तरह, जो हम लोग पजल बनाते हैं इधर उधर जोड़ के, अगर दुनिया को जोड़िएगा तो एक साथ जुड़ जाएगा। उसी तरीके से दूसरा एविडेंसेस दिया, जो यहाँ पर जो माउंटेन बना हुआ है ना, पहाड़, और यहाँ पर जो पहाड़ है, दोनों एक काल का है, ठीक है। यहाँ पर जो फॉरेस्ट, जो आपको ये मिलता है, जीवाश्म मिलता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गोल्ड मिलेगा, यहाँ पे भी गोल्ड मिलेगा, है ना। भारत के भी इस हिस्से में गोल्ड मिलेगा, कर्नाटक वाला रीजन गोल्ड मिलेगा, तो सब एक ही साथ जुड़ा हुआ। उसी तरीके से फॉसिल्स जो है, जीवाश्म ऐसा थोड़ी ना कि छोटे छोटे जो रेप्टाइल्स हैं, छोटे से रेप्टाइल, अफ्रीका में एक मगरमच्छ पाया जाता था, वो अभी भी यहाँ पे सदर्न अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया और भारत में भी उसको वो रीजन में पाया जाता है। तो जो रेप्टाइल है, जो छोटे से नदी में ही रहता है, वो अभी तो नहीं, कूद के तो नहीं जाएगा, रेप्टाइल है तो समंदर पार करके अब तो नहीं जाएगा, यानी यहाँ भी रहता है वहाँ भी रहता है, यानी लैंड ही टूट के आगे बढ़ा है। ऐसा थोड़ी ना, जैसे ह्यूमन की तरह कहा जाता है, ह्यूमन अफ्रीका से निकलते हुए यूरोप गया, एशिया में बढ़ा, है ना, एशिया तक बढ़ा, फिर बाद में नॉर्दर्न अमेरिका में, फिर सदर्न अमेरिका, ऐसे करके फैल गया। क्यों? चल सकता था। अब छोटे से कुएं के मेंढक को आप कहिएगा कि यहाँ भी मिल रहा है वहाँ भी मिल रहा है, मतलब वो दोनों जगह उसका ओरिजिन है। ये लैंड ही सटा हुआ था, ये लैंड ही क्या था? सटा हुआ था। तो जीवाश्मों के कारण, जीवों के कारण, जो मिनरल्स है उसके कारण, चट्टानों के एज के कारण, और जो जियोफिट थ्योरी है कि पूरी दुनिया को अगर मिलाइएगा ना, कॉन्टिनेंट पार्ट को, तो पजल की तरह एक जैसा हो जाएगा, समरूपता का सिद्धांत या जिग्सोफिट थ्योरी कहते हैं इसको। तो इतना सारा थ्योरी से इन्होंने, वेगनर ने साबित किया कि दुनिया कभी ना कभी क्या था? एक था। अब आता है थ्योरी का बात कि आखिर ये वेगनर का थ्योरी है क्या। तो उन्होंने कहा कि दुनिया क्या था? एक था पहले। कहाँ गया जी? उन्होंने कहा कि दुनिया जब बना होगा ना, जब दुनिया बना होगा तो इस तरीके से था, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ना एक साथ होगा, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट एक साथ होगा, और एक पूरा का पूरा जो जल मंडल है ना पृथ्वी पर, पूरा का जो पानी है ना वो एक साथ था। इन्होंने नाम भी दिया कि जो लैंड वाला पार्ट है, सिलिका वाला पार्ट है ना, उसका नाम है पैंजिया। ये जो पार्ट है ना, इसको कहा इन्होंने पैंजिया, हाँ पैंजिया, हाँ पैंथलासा। ये जो पानी वाला पार्ट है ना, इसको इन्होंने कहा ये तो पैंथलासा है, पैंथलासा।
पैंथालासा, ठीक है। पूछेगा ना कि पैंथालासा को अभी आप कहाँ में देख सकते हैं, तो कहिएगा पैसिफिक ओशियन। पैंथालासा अभी अगर आप देखना चाहें तो बोलिएगा कि पैसिफिक ओशियन है। पैंथालासा का सोर्स अभी अगर पूछेगा तो पैसिफिक ओशियन। और पेंजिया तो फिर हमारा जो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट टूटेगा, तो कहते थे सुपर कॉन्टिनेंट, कि जब सारा का सारा कॉन्टिनेंट जो है ना अगर एक साथ ही था, सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है। महाद्वीप है ना, तो जो महाद्वीप जो था ना जब एक साथ जब जुड़ा हुआ था तो पेंजिया, और जो सारे महासागर एक साथ जुड़े हुए थे तो पैंथालासा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये टुकड़े, ये इन्होंने कहा कि फिर टुकड़ा हुआ, टुकड़ा होकर के जो सुपर कॉन्टिनेंट है ना वो दो भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। ऊपर वाला भाग जो है ना उसको कहा अंगारा लैंड, ऊपर वाला भाग को कहा अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला जो कॉन्टिनेंट वाला भाग है ना उसको कहा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ऊपर वाले भाग को कहा अंगारा लैंड और नीचे वाले भाग को कहा गोंडवाना लैंड। और ये पानी तो एज इट इज रहेगा। जब भी कोस्ट से पानी टकराए तो उसको हम लोग महासागर ना बोल करके समुद्र बोल देते हैं। जब भी किसी कोस्ट, पिछले क्लास में बताए थे, जब भी किसी कोस्ट से पानी टकराए तो समुद्र बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला जो समुद्र लगा इसी को कहे तेथिस सागर, तेथिस सागर, ये पूरा इस तरीके से। और तेथिस सागर का पूछेगा ना कि तेथिस सागर का अभी वाला जो स्वरूप है वो कौन है, बोलिएगा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तेथिस सागर अभी आप क्या देख सकते हैं, जो बचा हुआ अवशेष है तेथिस सागर का, जो मध्य जो आपको भूमध्य सागर है वो, और नहीं तो बाकी सारे तेथिस सागर वाले जगह पे आपको पहाड़ मिलेंगे, क्योंकि वो क्या है, बोला ना कि पहाड़ के निर्माण के लिए समुद्र होना चाहिए, पतला समुद्र जो ज़्यादा गहरा ना हो, जो पतला समुद्र होना चाहिए और जो ज़्यादा गहरा ना हो। तो ये प्राइमरी है, पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज। ये है दूसरा स्टेज, जब अंगारा और गोंडवाना में टूट गया, जब अंगारा और गोंडवाना में टूट गया तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि अंगारा कौन और गोंडवाना कौन, अंगारा लैंड कौन और गोंडवाना लैंड कौन। तो इसमें अभी आप लोग देख लीजिएगा, अगर ये पूरा का पूरा क्या है, वर्ल्ड का मैप है, नक्शा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, मोटा मोटी ये है नॉर्दर्न अमेरिका, ये है सदर्न अमेरिका, ये क्या है नॉर्दर्न अमेरिका, ये क्या है सदर्न अमेरिका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, ये है आपको अफ्रीका, और यहाँ बीच में मेडिटेरियन सी, ये पूरा का पूरा यूरोप और एशिया वाला भाग, ठीक है। ये हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया, और ये दुनिया के कोना में यहाँ पे पड़ गया न्यूजीलैंड, ठीक है। ये हो गया अफ्रीका मोटा मोटी। ये है यूरेशिया, यूरोप और एशिया वाला भाग, ठीक है, यूरोप और एशिया वाला भाग। ये है ऑस्ट्रेलिया, यही है पूरा का पूरा दुनिया। तो इन्होंने कहा कि दो भागों में बट गया, तेथिस सागर से दो भागों में बट गया, यानी यहाँ से बांट रहा है, ये तेथिस सागर यहाँ से बांट रहा है, दो भागों में बट गया। अब ऊपर वाला हिस्सा है ना वो है अंगारा लैंड वाला, और नीचे वाला हिस्सा है वो है गोंडवाना लैंड वाला, ठीक है। और अभी का जो भारत है उसको मैंने नहीं बनाया है इस मैप पे, इसका कोई कारण होगा, क्योंकि ये अफ्रीका का इस वाले भाग में था, ये बाद में इस तरीके से टूट के ऊपर की तरह गया है। ये है इंडिया, ये है इंडिया, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि नीचे वाला जो है ना ये गोंडवाना लैंड का है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और ऊपर वाला जो है ना ये अंगारा लैंड का पार्ट है, अंगारा लैंड, ठीक है। अंगारा लैंड का, अंगारा को लॉरेशिया भी बोलते हैं, अंगारा लैंड को क्या बोलते हैं, लॉरेशिया। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है अंगारा ना लिख के लॉरेशिया देते, गोंडवाना को गोंडवाना ही। तो आप क्या समझ सकते हैं कि नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप और एशिया ये किसका भाग है, अंगारा लैंड का। सदर्न अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो भी दक्षिण की ओर दिखाई दे रहा है वो किसका भाग हो गया, गोंडवाना लैंड का। तो पूछेगा एकमात्र क्वेश्चन, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी है, कि प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है, ये वाला प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ये किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो एक इस तरीके से चार्ट बना लीजिए अभी ही, इसमें बीच में डिवाइड करके, ठीक। यहाँ पर लिख लीजिए अंगारा लैंड, और यहाँ लिख लीजिए गोंडवाना, नॉर्दर्न अमेरिका, यहाँ पे क्या होगा सदर्न अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा यूरोप, यहाँ पर क्या होगा अफ्रीका, यहाँ पर क्या होगा एशिया, यहाँ पे क्या होगा इंडिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। एक और पूछता है मेडागास्कर, मेडागास्कर, तो इसको भी जो पूछा हुआ उसको लिखते हुए चलिएगा। तो अफ्रीका का ही टूटा हुआ मेडागास्कर है ना द्वीप,
हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप समूह मेडागास्कर, और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह डियो गार्सिया, और डियो गार्सिया चर्चा में है, इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं। अभी इस बार एग्जाम दीजिएगा तो डियोगो गार्सिया चर्चा में है। दुनिया जो हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो ज्योग्राफिकल टर्म है, ग्रुप ऑफ आइलैंड को आर्कीपेलागो कहते हैं, ठीक है। डियोगो गार्सिया क्यों चर्चा में है? क्योंकि वहाँ पे एक आइलैंड चौगास के बारे में आप लोग सुने होंगे ना। चौगास जो आइलैंड था वो ब्रिटेन ने हाल ही में ब्रिटेन ने मॉरिशियस को वापस कर दिया है, मॉरिशियस को वापस कर दिया है। अभी का करंट का न्यूज़ है कि कॉलोनिज्म मतलब जो कॉलोनी वहाँ पर था, ब्रिटेन वहाँ पर कब्जा जमाए हुए था, तो पूरा का पूरा डियोगो गार्सिया को छोड़ करके बाकी सब दे दिया मॉरिशियस को वापस, क्योंकि मॉरिशियस का ही वो था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि डियोगो गार्सिया जो है वो उसकी कुछ भी स्टेटमेंट बना के कहाँ पर है, तो हिंद महासागर में। हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा आर्कीपेलागो है, किसका कब्जा था? तो ब्रिटेन का कब्जा, मतलब अभी भी है डियोगो गार्सिया पे, अभी भी बाकी सारा जो है वो उठा करके मॉरिशियस को दे दिया, क्योंकि बहुत सालों से मॉरिशियस डिमांड कर रहा था, क्योंकि उसी का क्षेत्र था ये, ठीक है। तो जो भी न्यूज़ में करंट में रहेगा वही तो पूछेगा। मेडागास्कर जो है वो कौन सी पुरानी भूमि का पार्ट है? तो गोंडवाना लैंड। नीचे वाला जितना दिख रहा है ना अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कौन से? अंटार्कटिका। ऊपर वाला है उसको क्या कहते हैं? आर्कटिक क्षेत्र। ये महासागर है तो प्लेट नहीं ना हो सकता? प्लेट हो सकता है कि नहीं हो सकता? ओशियानिक होगा, कहीं नहीं होगा। कौन पूछेंगे कि कॉन्टिनेंट नहीं हो सकता ना, तब बोलेगा कि नहीं हो सकता है। कॉन्टिनेंट नहीं है, ऊपर वाला महासागर है और नीचे वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। महाद्वीप यानी कि जब बर्फ हटाइएगा ना तो जमीन, महाद्वीप है ये। और वो आर्कटिक क्या है? महासागर है। बर्फ पिघलेगा तो सागर में बदल जाएगा, बर्फ पिघलेगा तो सागर में बदल जाएगा। और कौन सा देश है जहाँ पूरा बर्फ पिघल गया? डेनमार्क। नॉर्डिक कंट्री है ना, वो जो नॉर्डिक कंट्री है उसमें बर्फ था, और डेनमार्क में यही क्वेश्चन था, मैंने उसको पढ़ा था कि अपने सारे आइस को खोने वाला देश कौन सा बन गया है? तो डेनमार्क। उसके बाद भ्रष्टाचार इंडेक्स में डेनमार्क नंबर 1 अच्छे पोजीशन पे है, डेनमार्क नंबर 1 पे है। और सबसे खराब देश सोमालिया है शायद, और भारत का पोजीशन 93 है। तो ये वाला कौन जारी करता है? ये सब क्वेश्चन है, ये सब ही क्वेश्चन है। आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ आए स्टैटिक पढ़ लिए सही हो जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ कि स्टैटिक गलत नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर से मेहनत करना है। तो जो लोग भी सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी या पॉलिटी में घुसे पड़े ना, उसको अलग करना है। जो सिर्फ कॉन्सेप्ट है उसको पढ़िए, स्टैटिक को हटाइए। 13 तारीख को है ना एग्जाम, 13 को है, उसको हटाइए। करंट अफेयर, बिहार और साइंस फोकस कीजिए। साइंस सुबह सुबह साइंस पढ़िए, एकदम ज़रूरी है, सुबह पढ़िए, साइंस को पढ़िए। करंट अफेयर अब बिहार का जो भी आया होगा 3 पे पकड़ बनाइए, रिजल्ट लेके। क्योंकि इतना दिन से अगर पढ़ रहे हैं तो क्या मैंने क्या बोला, सुना हुआ भी रहेगा 4 ऑप्शन के साथ ना। तो बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं का बेटा कौन था, वो हो जाएगा। तो उसी पे दिन भर सर नहीं खपाना है, नहीं तो फिर एग्जाम नहीं होगा। बोले 70-75 नंबर लाइएगा नो डाउट, लेकिन रिजल्ट नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या? ये हो गया, ये लिख लेंगे अपने से, ठीक है। तो ये अंगारा और गोंडवाना वाला। और तीसरा जो क्रम हुआ ना, तीसरा जो काम हुआ तेथिस सागर वाला काम, हिमालय निर्माण, वेगनर से हिमालय निर्माण पढ़ रहे हैं हम लोग। तो तीसरा जो काल है ना, बस यही हुआ। यहाँ पे जो तेथिस सागर था ना, यहाँ पे जो पानी वाला क्षेत्र था तेथिस सागर, तो यहाँ पर ऊपर वाला जो यूरेशिया वाला कॉन्सेप्ट मैंने कहा, और नीचे से क्या आ रहा था, ये भारत आ रहा था, ये भारत आ रहा था। आने के बाद इस तरीके से ये क्या किया, टकराया। और यहाँ वाला जो पानी वाला क्षेत्र है ना, ये पानी वाला क्षेत्र क्या हुआ, इस तरीके से पानी वाला ये जो क्षेत्र है, टकराने से यहाँ पर क्या हुआ, ऊंचे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ। तो जहाँ पर पहले तेथिस सागर था, तेथिस सागर था, वहीं पर अब क्या है, हिमालय है। वहीं पर अब क्या है, हिमालय है, ठीक है। और जो काल था, पहला काल, दूसरा काल, और ये क्या है, तीसरा काल, तीसरा काल है ना। तो तीसरा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्शियरी, टर्शियरी, और हिंदी में बोलते हैं तृतीयक, तृतीयक काल। तो पूछेगा हिमालय का निर्माण कौन से काल में हुआ, तो क्या बोलेंगे, तृतीयक काल में। हिमालय जो जहाँ पे हिमालय है उसका स्रोत क्या था, स्रोत क्या था, तो क्या बोलेंगे, तेथिस सागर, तेथिस सागर, ठीक है। कौन कौन सा प्लेट जो है वो टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है, तो कौन कौन सा, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट,
और इंडियन प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन, इंडियन प्लेट, प्लेट। यूरेशियन प्लेट किस पुरानी भूमि का भाग है? अंगारा लैंड, और ये जो है वो गोंडवाना लैंड, ठीक, गोंडवाना लैंड। हिमालय जो है, हिमालय अब ये हो गया, हिमालय की टोटल लंबाई 100 किलोमीटर, ये हो गया। प्लेट टेक्टोनिक ने कहा कि, प्लेट टेक्टोनिक ने क्या कहा? प्लेट टेक्टोनिक भी कहेगा ना कि दिए गए में से कौन पर्वत के निर्माण के बारे में व्याख्या करता है, तो ऑप्शन रहेगा ए कोबर, कोबर की भूसन्नति सिद्धांत। दूसरा क्या रहेगा आपको? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर का, और तीसरा रहेगा प्लेट टेक्टोनिक, और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी। आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। प्लेट टेक्टोनिक भी मॉडर्न थ्योरी है, इन्हीं जो क्लासिकल थ्योरी यानी जो पुरानी थ्योरी है उसको साबित किया प्लेट के जरिए। जो मैंने शुरू से बता रही हूँ ना कि दो प्लेट है, भारी प्लेट अंदर जाएगा, ऊपर वाला प्लेट क्या होगा? दबाव के कारण ऊपर वाला पार्ट ऊपर उठ जाएगा, यही है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक यही करता है कि दो प्लेट है, ठीक है, दो प्लेट है, इसमें से हमेशा ही जो भारी प्लेट है वो क्या होगा? नीचे की ओर सबडक्ट होगा। जब नीचे की ओर सबडक्ट होगा तो यहाँ पर जो भी मटेरियल है ना इसमें बलन पड़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा? माउंटेन का निर्माण होगा। इसी को कहते हैं सबसे मॉडर्न थ्योरी है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऐसा है ना कि किसी चीज में भी टेक्टोनिक ये थ्योरी रहेगा ना कुछ पृथ्वी की व्याख्या करने में, तो ये भी साथ होगा। सबसे मॉडर्न थ्योरी यही है, मतलब पुरानी थ्योरी को नया स्वरूप यही दे रहा है कि हाँ, पहले तो क्या बोला कि अग्रदेश आगे बढ़ा, लेकिन कैसे आगे बढ़ा? क्या हलवा का कॉन्सेप्ट थोड़ी, पृथ्वी इतनी हल्की थोड़ी ना, हलवा जैसा कि प्रेस करेंगे तो हलवा ऊपर उठ जाएगा। तो जो भूमि का जो चलने का जो सिद्धांत है वो गलत बताया जा रहा था, वो गलत बताया जा रहा था। तो फिर एक हैरी हैस महोदय आए 1970 में, हैरी हैस, उन्होंने कहा कि पृथ्वी का जो चलना होता है ना, पृथ्वी का जो चलना होता है ना, वो पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे जो मेग्मा फ्लोट कर रहा है ना उसकी वजह से चल रहा है। उसको उन्होंने कहा सागर नितल प्रसरण, ओशियन, इसको यहीं पे लिखवा दें, हालांकि यहाँ का जरूरत नहीं है। उसको उन्होंने क्या कहा? सागर नितल ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी का फ्लोर जो है ना, सी का फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। जब उन्होंने ये थ्योरी लाया ना उसके बाद मिला के प्लेट टेक्टोनिक बनाया गया। जब उन्होंने बताया कि कैसे समुद्र का जो सतह है, जो प्लेट्स है ना, सी फ्लोर का मतलब जमीन, जब पानी हटा दीजिएगा तो फ्लोर मिलेगा ना। तो हैरी हैस का है ये, किसका है? हैरी हैस, हैरी हैस, इसको लिख लेंगे, वो मैच करने के लिए आता है, सागर नितल प्रसंस्करण। यानी कि ये जो सी है, इस तरीके का जो ये सी है ना, समुद्र है, वो क्या हो रहा है? फैल रहा है। ये पानी अगर आप हटा दीजिएगा ना तो ये क्या दिख रहा है कि ये फैल रहा है। और फैल कैसे रहा है? तो नीचे से मेग्मा आ करके नई जमीन बनाते जा रही है, जिससे ये पुरानी वाली जमीन इधर इधर हो रहा है, और यहाँ पर नया जमीन क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। यहाँ पे नया जमीन क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं सागर नितल प्रसरण। तो जब ये पता चला कि ये जो जमीन है वो फैल रहा है, तब हम लोगों ने मॉडर्न तरीके से दुनिया को देखना शुरू किया कि पूरी पृथ्वी जिसको हम लोग समझते हैं कि ये इस तरीके का गोल है, दरअसल वो ऐसी है ही नहीं। इसमें क्या है? क्रैक्स पड़े हुए हैं, एक फुटबॉल की तरह क्या है, इसमें क्रैक्स पड़े हुए हैं। जो एक क्रैक्स को हम लोग उठा करके कहें कि ये जो क्या है? एक प्लेट है, इसको नाम दे दिया गया। अब इस पूरे प्लेट में सदर्न अमेरिकन प्लेट है, तो इस प्लेट को हम लोग क्या बोले कि सदर्न अमेरिकन प्लेट है, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया? नाम दिया। और इस तरीके से 7 जो है वो बड़े प्लेट, नासा के हिसाब से 7 जो है वो बड़े प्लेट, मेजर प्लेट्स है, और 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे माइनर प्लेट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ तक सब समझ में आ गया ना? तो आज का क्लास यहीं तक। हाँ बोलिए। ये जो गोंडवाना लैंड और ये जो हम लोग का पेंजियर टूटा, बोलिए क्वेश्चन। टूटा वो क्यों टूटा? मतलब इसी की वजह से, जो मैग्मा का मूवमेंट की वजह से ये दो हिस्सों में टूट गया। प्लेट्स जो भी टूट रहे हैं ना वो मैग्मा की वजह से ही टूट रहे हैं, मॉडर्न तरीके से। लेकिन वेगनर दूसरा बताए थे, वेगनर बोले थे, वेगनर का जो थ्योरी है उसमें ये इसलिए तो क्लासिकल और मॉडर्न थ्योरी,
क्लासिकल उन्होंने कहा कि जो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन लग रहा है ना, उसकी वजह से वेस्ट जो कॉन्टिनेंट जो है ना वो पश्चिम की ओर खिसक रहा है, ठीक है। वेगनर थ्योरी की बात करें जो गलत है। और जो आपको इक्वेटर पे जो ग्रेविटेशन लग रहा है ना, उसकी वजह से जो प्लेट्स है ना वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने दो, एक पोलर जो फोर्स होता है वो उसका बात किया, और एक जो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका बात किया। और ये दोनों ही गलत है, क्योंकि पृथ्वी जो है इस हिसाब से नहीं घूम रही है कि चंद्रमा इतना शक्ति लगा लेगा कि सदर्न अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका को वेस्ट की ओर खींच ले, ठीक है। या फिर इंडिया इतना इक्वेटर इस पावर नहीं है पोल की ओर कि वो क्या करेगा, इंडिया को उठा करके इक्वेटर की ओर खींच के ले जाएगा। अंटार्कटिका पहले भाग था, अंटार्कटिका में ही अफ्रीका और आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया ये सब जुड़ा हुआ था। तो बोलता है कि इक्वेटर के पास इतना फोर्स है कि वो क्या कर रहा है, जो जो कॉन्टिनेंट है उसको बीच की ओर धक्का दे रहा है, और दूसरा फोर्स चंद्रमा वाला है जो पश्चिम की ओर धक्का दे रहा है। तो ये दोनों ही गलत है। हैरी हेस के आने के बाद जब इन्होंने बोला कि पूरी की पूरी पृथ्वी जो का कॉन्टिनेंट जो है ना, कॉन्टिनेंट के नीचे मेग्मा है, मेग्मा, और आपको पता ना जो कोई लिक्विड चीज़ रहेगा और उसके ऊपर अगर कोई सॉलिड चीज़ रहेगा तो ये फ्लोट करेगा। चूँकि भारी ज़्यादा है इसलिए धीरे धीरे फ्लोट कर रहा है, धीरे धीरे फ्लोट कर रहा है, ठीक है। हर साल में 2 से 3 सेंटीमीटर जो है वो आगे खिसक जाता है फ्लोट की वजह से, फ्लोटिंग की वजह से। और क्या खिसक रहा है, तो बड़े प्लेट्स खिसक रहे हैं, ठीक है। और मेग्मा में जहाँ जहाँ दरार है, जहाँ जहाँ दरार है वहाँ पे क्या होगा, जो ज्वालामुखी है, जो मेग्मा है, उस दरार से बाहर आने की कोशिश करेगी। जैसे ही बाहर आएगी तो कॉन्टिनेंट बाहर आएगी तो बाहर का टेम्परेचर ओशियन में रहेगा तो भी और ऐसे रहेगा तो भी, कुछ सालों के बाद वो क्या होगा, जम जाएगा, और जम करके नया ज़मीन बना देगा। तो जब नया ज़मीन यहाँ बन गया तो ये वाला चीज़ क्या होगा, और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। और सुने ना कि कोई भी चीज़ ज़मीन का आकार तो नहीं बढ़ रहा है, यानी यहाँ से ये यहाँ पे इस तरीके से ब्लूम हुआ और यहाँ नया ज़मीन का निर्माण हुआ, यहाँ नया ज़मीन का निर्माण हुआ, तो कहीं ना कहीं ये ज़मीन जो है ना वो नीचे सबडक्ट भी हो रही होगी, कहीं ना कहीं ये नीचे वाली ज़मीन क्या होगी, सबडक्ट भी हो रही होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से सबडक्ट होगी और फिर यहाँ ला करके ये फोर्स लगेगा और यहाँ से क्या होगा, मेग्मा बाहर निकलेगा। ज़मीन का आकार तो नहीं ना बढ़ रहा है, लेकिन जितना तेज़ी से जो जो अंदर घुस रहा है ना, उतना ही तेज़ी से कहीं ना कहीं अंदर घुस रहा है, कहीं ना कहीं बाहर निकल रहा है, नए ज़मीन का निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से, इसीलिए क्या बोलता है, कौन सा महासागर है जो सिकुड़ रहा है, तो प्रशांत महासागर। और कौन सा महासागर है जो फैल रहा है, बताइए, अंटार्कटिक, ठीक है। नॉर्दर्न अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिक बोल रहे हैं, क्या नाम है जिसका, अटलांटिक। हाँ, ये जो मैंने बताया है ना, ये नॉर्दर्न अमेरिका का फोटो है। ये जो है ना, ये महासागर जो है ना, इन दोनों के बीच का, यूरोप और इसका बीच, ये कभी सटा हुआ था, ये पूरा का पूरा ना ये दूरी बढ़ रहा है। जबकि जो प्रशांत महासागर जो इतना बड़ा महासागर है, इसका दूरी क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर क्या होगा, पहाड़ों का निर्माण हो रहा है ना, लगातार पहाड़ बन रहा है। तो दुनिया ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सबडक्ट हो रहा है। भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित होती जा रही है, और जहाँ भी क्रैक्स डेवलप हुआ है वहाँ से मैग्मा बाहर निकल रहा है, ठीक है। यहीं से शुरू करेंगे, आते के साथ 2-3 वीडियोस पहले दिखा देंगे ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आप लोग अपने लेवल पर भी, ताकि इंटरेस्ट बना रहे, कुछ कुछ सर्च करते रहिए। आज का क्लास यहाँ तक समझ में आया, प्रॉब्लम कुछ, लड़की लोग से पूछ रहा, ये समझ में आया। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया होगा तो आप लोग का एज ए स्टूडेंट काम क्या है, अभी एग्जाम में टाइम है, अगर आप लोग 27 और 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, घर जाके पढ़ना है, ठीक है। घर जाके पढ़ना है, जो भी किताब रखे होंगे, महेश बर्नवाल, लूसेंट, कुछ भी, उस टॉपिक को, हिमालय जहाँ लिखा हुआ है उससे पढ़ के आइए, क्योंकि अगला जो क्लास होगा पूरी तरीके से हिमालय का जो जोन है, जो 4 जो जोन बटा हुआ है, इंडो सांगपो जोन, हिमालय का जो निर्माण किस काल में हुआ, हिमालय में मिट्टी कौन सा पाया जाता है या क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, पूरे तरीके से हिमालय पर ही होगा क्लास, ठीक है। तो जो थ्योरी है उसको एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास वहीं से शुरू कर देंगे, ठीक है। क्या हो गया, अभी एक तो ये भी है कि अफ्रीका
अफ्रीका का अपना प्लेट है और हम लोग का इंडो एशियन प्लेट जो है वो तो पूरा अफ्रीका का पूरा प्लेट इंडो एशिया प्लेट की तरफ मूव कर रहा है। नहीं 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 नहीं, जो बोलते हैं मडगास्कर आइलैंड आने वाला समय में आके टूट के बढ़ेगा, तो बस इतना बढ़ रहा है। आप इसको देखिए, बस इतना बढ़ रहा है। जो पूरा अफ्रीका 11:17 हो गया, तो आपके अलावा तो और जाना चाहेगा ना लोग। बस यहाँ पर जो ये है ना, ये भाग बस टूट रहा है, ये वाला आगे बढ़ रहा है, ये वाला ये भी मैग्मा की वजह से मैग्मा। सब जितना जो फोर्स है ना, सब अंदर का जो मैग्मा है उसकी वजह से पृथ्वी कैसे चलेगी। पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी ड्रिफ्ट कर रही है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कर रही है तो कैसे, तो वो मैग्मा पे, मैग्मा के ऊपर जो कॉन्टिनेंट है वो चल रहा है। फिर भी अपने हिसाब से देखिए, और आप अगर नहीं होगा तो आप पूछ लीजिए आके, जिसको प्रॉब्लम है पूछ सकता है, नेक्स्ट बार के लिए भी रखिए। थैंक यू।